हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th केमिस्ट्री के पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड अभी तक एग्जाम पूछा है वो सभी क्वेश्चन एक ही लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे, लिखा गया यहाँ पर 12th बिहार बोर्ड 2025, यानी आपको फाइनल एग्जाम 2025 में ना है। यहाँ लिखा गया VBI ऑब्जेक्टिव। तो आपका जो भी अभी तक बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है वो सब आपके लिए VBI है। ओके, यहाँ लिखा गया फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला है ठोस अवस्था, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। सेकेंड बैलेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। थर्ड वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और लास्ट क्या है, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। आज हम लोग एक ही वीडियो में इन सभी चैप्टर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में पूछा है वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे आगे हम लोग देखते हैं सॉलिड स्टेट। जैसा कि आपने देख पर लिखा गया है ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आगे ये देखेंगे, फिर 1 बाय 1 सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर लिखा गया है बेरवादार ठोस। तो बेरवादार ठोस माने क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबड़। तो क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, रबड़। रबड़ क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, बाकी सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, ऑप्शन दिया NaCl, बी दिया ZnHC, दिया कांच, डी दिया सिलिकॉन कार्बाइड। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी कांच। कांच क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी बेरवादार ठोस होता है। इस हम रवाहीन ठोस भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। तो HCP में कितने परमाणु होते हैं एक यूनिट सेल में, 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, BT कर दिया। अगला क्वेश्चन, रवादार ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है इसमें, ऑप्शन है हीरा। तो हीरा तो क्रिस्टलीय ठोस होता है, बट आगे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं और एग्जाम में चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही टिक कीजिएगा, ठीक है। बी दिया है कांच, सी दिया है रबड़। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, बेरवादार ठोस पदार्थ। बेरवादार माने अक्रिस्टलीय, ऑप्शन दिया ग्रेफाइट, बी दिया कांच, सी दिया हीरा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, कांच। कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या यानी उप सहसंयोजन संख्या क्या है, तो बताइए HCP में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 12। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर दिए। एक और इंटरेस्टिंग बात ध्यान देंगे लोग, एक्चुअली में रियल में क्रिस्टल क्या होता है, 3D होता है, त्रिविमीय होता है। बट यदि यही सवाल रहता है यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, द्विविमीय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तब कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6। ये सब आप लोग पढ़े होंगे लोग, निबिड़ संकुलित संरचना में आप लोग ये सब पढ़े होंगे लोग। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या था, HCP था, यदि CCP भी रहता ना तभी कितना आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। CCP HCP दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेम होता है। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड यानी चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति होता है। देखते हैं, ऑप्शन है BCC FCC, बी दिया है HCP सिंपल क्यूबिक, सी दिया है HCP CCP। तो इन दोनों में क्या होता है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। बेरवादार माने क्या हुआ, अक्रिस्टलीय ठोस। तो कौन अक्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट तो क्रिस्टलीय होता है। बी दिया क्वार्ट्ज, कांच, ग्लास। तो ग्लास कांच एक ही होता है। जब भी आपको कांच दिखाई दे तो क्या होगा, अक्रिस्टलीय होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो BT कर दो। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या होती है। ध्यान देंगे, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा सवाल नहीं पढ़ते हैं लोग और गलती टिक करते हैं। तो लोग पढ़े थे लोग कुल कितने ब्रेवेज जालक होते हैं, 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14। बट यहाँ पे क्या दिया है, घनाकार क्रिस्टल में। तो घनाकार में कितना होता है, मात्र 3 होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। ओके, यदि यहाँ पे बोला होता कुल ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है, कितना बोलते हैं, 14 बोलते हैं। ओके, चलिए, बट यहाँ घनाकार है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है। कितनी होती है क्रिस्टलीय तंत्र, 7 होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर दिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। तो सहसंयोजक ठोस बोले या नेटवर्क ठोस बोले, बात की है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है लोहा, ये तो धात्विक ठोस होता है। बी दिया हीरा, हीरा सहसंयोजक ठोस होता है। ओके, ये वाला सोडियम क्लोराइड क्या होता है, आयनिक ठोस होता है। तो ऑप्शन नंबर, ये भी तांबा भी क्या है, धात्विक ठोस है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, हीरा। हीरा क्या है, सहसंयोजक ठोस है। एग्जाम में रहता है निम्नलिखित में कौन नेटवर्क ठोस है, तभी क्या टिक करता है, ऑप्शन नंबर बी टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार ठोस है। देखिए इसी क्वेश्चन का उल्टा हो गया। तो हीरा कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है कि सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक। रवा, रवा माने होता है क्रिस्टल। रवा माने क्या होता है, क्रिस्टल। तो कैसा क्रिस्टल है, सहसंयोजक क्रिस्टल है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, NaCl रवा की संरचना होती है, कैसी होती है, FCC होती है।
यानी फलक केंद्रित होती है। तो ऑप्शन ने दिया सतकोणीय, बी दिया फलक केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, फलक केंद्रित घनाकार। ओके, शॉर्ट में से क्या बोलते हैं लोग? एफसीसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, और एक और बात ध्यान देंगे, एफसीसी को हम लोग सीसीपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसीपी। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन रावाहीन ठोस है? कौन रावाहीन यानी अक्रिस्टलीय, तो कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक, कांच। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कांच, तो कांच। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। अब देखिए बोला है बीसीसी, तो बताइए बीसीसी इकाई सेल में कितना % जगह खाली है, ये पूछा गया है। तो वो पता होना चाहिए कितना % भरा हुआ है। हम पढ़ते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होता है? तो संकुलन क्षमता किसी क्रिस्टल कुल आयतन का वो प्रतिशत भाग होता है जो कोणों द्वारा भरा होता है। ठीक है, तो बीसीसी की संकुलन क्षमता कितना होता है? 68% होता है, यानी 68% जगह क्या है? कोणों से भरा हुआ है। तो बोला कितना % खाली जगह है? तो जब 68% भरा है तो कितना खाली होगा? 32% खाली होगा। मान लीजिए 90% भरा है तो 10% खाली, 68% भरा है तो 32%। 100 में से क्या करेंगे? ये घटा लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यानी 32% जगह क्या है? खाली, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। ओके, अगला सवाल यहाँ पर, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या है, यानी सोडियम की सहसंयोजक संख्या है। तो Na2O में कितना होता है? सोडियम का होता है 4 और ऑक्सीजन का होता है 8। बट यहाँ सोडियम पूछा है तो क्या टिक करेंगे? 4 टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। अच्छा, यानी कथन वाला सवाल है। तो अब तो परीक्षा में कथन वाला सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है, परंतु दिया तो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो आपको जानकारी मिलेगा ना वो शायद कोई क्वेश्चन पूछ दे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ दे। हालांकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एक बिहार बोर्ड पूछ चुका है, CSCl संरचना की विवेचना करें, इसे संरचना के बारे में बताएं। ओके, अब बट हो सकता है कि इसमें जो भी जानकारी आपको हो उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए। इस क्वेश्चन बन सकता है CSCl क्रिस्टल में CS+ का समन्वय संख्या कितना होता है, CSCl क्रिस्टल में Cl- का समन्वय संख्या कितना होता है, ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, इसको समझते हैं बढ़िया से, ध्यान देंगे। यहाँ बोला है क्वेश्चन नंबर 1, CSCl क्रिस्टल में CS+ का समन्वय संख्या 8। अब देखते हैं सही या गलत है। तो सबसे पहला बात जानिए कि CSCl की संरचना कैसे होती है। तो CSCl क्रिस्टल में जो Cl- होता है ना, Cl- यह क्या बनाता है? सरल घनीय जाल का बनाता है। Cl- सरल घनीय, सरल घनीय क्रिस्टल बनाता है, यानी क्या बनाता है? FCC बनाता है। ओके, तो CSCl में Cl- क्या करता है? सरल घनीय क्रिस्टल बनाता है। अब जब सरल घनीय क्रिस्टल बनेंगे Cl- क्या होगा? इसके यदि यूनिट सेल की बात करें, इसकी एकक कोष्ठिका की बात करें, तो उस एकक कोष्ठिका के सभी कॉर्नर पर क्या रहेंगे? Cl- रहेंगे। अब सोचिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है? घनीय यूनिट सेल है, इसके सभी कॉर्नर पर क्या है? सभी कॉर्नर पर Cl- है। वास्तव में क्या होता है? सब सटे होते हैं, सब क्या होते हैं? सटे होते हैं। जब सब सटे हुए होंगे तो इसके जो सेंटर पर क्या होगा? एक रिक्ति होगा। सेंटर पर क्या होगा? रिक्ति होगा। ये जो रिक्ति होगा, यह रिक्ति कैसा होगा? यह वॉइड कैसा होगा? यह क्यूबिकल वॉइड होगा, यानी क्या होगा? घनीय रिक्ति। एक कैसा रिक्ति होगा? घनीय रिक्ति। क्यों होगा? इस रिक्ति के चारों ओर जितने भी गोले हैं उस सब के केंद्रों को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? घन प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं? घनीय रिक्ति बोलते हैं। तो ध्यान देंगे, CSCl संरचना में Cl- क्या करता है? सरल घनीय क्रिस्टल का निर्माण करता है, ये सब सटा हुआ होता है। और जो यहाँ पर घनीय रिक्ति होता है ना, घनीय रिक्ति में क्या रहता है? CS+। क्या रहता है? यहाँ पर घनीय रिक्ति में रहता है CS+। क्या रहता है? CS+ रहता है। ओके, चलिए बट बताए कुछ किताब में क्या लिखा गया है कि CSCl BCC संरचना बनाता है, क्योंकि अब यहाँ पर मान लीजिए चारों तरफ है, यहाँ पर सेंटर में तो BCC होगा ना, बट आपको बता दें परफेक्टली ये BCC नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो BCC में क्या होता है? ये जो अंतः केंद्र पर है और ये वाला, ये क्या होता है? बॉडी डायगोनल थ्रू क्या होता है? एक दूसरे कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे क्या रहते हैं? कांटेक्ट में रहते हैं। परंतु इसमें क्या होता है? इसमें सभी Cl- इसमें ये भी सटा हुआ होता है, ये भी क्या होता है? ये दोनों में सटा हुआ है, दोनों क्या होता है? सटा हुआ होता है। इसमें सभी Cl- क्या होता है? एक दूसरे से सटे हुए होता है। ओके, चलिए, इसलिए परफेक्टली BCC नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ किताब में क्या लिखा गया है? CSCl क्रिस्टल में Cl- आयन BCC, यानी CSCl क्रिस्टल कैसा होता है? BCC होता है। परंतु यहाँ पर लिखा है CSCl क्रिस्टल में Cl- आयन BCC प्रकार का सीमित पैकिंग रखता है नहीं। Cl- क्या बनाता है? SCC बनाता है। क्या बनाता है? SCC बनाता है। और उसमें जो क्यूबिकल वॉइड होते हैं ना, उस क्यूबिकल वॉइड पर क्या होता है? CS+ आयन होते हैं। ओके, और यहाँ देखिए CSCl क्रिस्टल में CS+ का समन्वय संख्या 8। ये सही है। कैसे सही है? अब सोचिए यहाँ पर जो CS+ आयन रहेगा, यह आयन कितने Cl से सटा हुआ है? 8 से सटा हुआ है। 8 कॉर्नर पर क्या है? Cl है कि नहीं है? इन सभी से सटा हुआ है। तो CS+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। बिल्कुल सही है। और यह Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8। क्यों? अब सोचिए, ये जो
आयन है, अन्य ऐसे कितने क्रिस्टल के साथ, कितने यूनिट सेल के साथ यह सहभाजित होगा। तो एक यूनिट सेल यहाँ पर है, ऐसा और चारों तरफ मिलाकर कुल 8 होंगे। कितने होंगे? यह 8 के साथ साझेदारी में रहता था। अब एगो में एक CS है तो 8 में तक एक CS होगा ना, तो इस तरह करके इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8। यानी CS प्लस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, परंतु ये स्टेटमेंट क्या है? 100% सही नहीं है। हालांकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसको हटाते हैं, बट आप इतना जानकारी जरूर रखेंगे लोग। CsCl में Cl माइनस आयन ACC क्रिस्टल बनाता है, साथ ही साथ जो इसमें Cl माइनस होता है ACC बनाता है, और CS प्लस क्या होता है? वहां पर जो घनीय रिक्ति होता है ना वहीं पर उपस्थित रहता है। ओके, इस क्रिस्टल में CS प्लस और Cl माइनस दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। इसका भी 8 और इसका भी 8। ओके, चलिए तो क्वेश्चन आ सकता है CsCl में CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कितना होता है? 8 होता है। Cl माइनस कितना होता है? 8 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन था Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो कितना बोले हैं? 4, बट बोलता ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन का हो जाता है 8। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 हो जाता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? अब अष्टफलकीय रिक्ति का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो BT कर दो। चतुष्फलकीय होता है, कितना होता है? 4 होता है। अष्टफलकीय रिक्ति कितना गोला से घिरा हुआ होता है? 6, तो ऑप्शन नंबर BT कर दो। अगला क्वेश्चन, किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग यानी HCP की बात कर रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है। संरचना में समन्वय संख्या कितना होता है? 12 होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, DT करेंगे। क्वेश्चन पहले भी आया था, फिर से आ गया। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है? तो जब रवा में इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो क्या होता है? F सेंटर बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, CT कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो कौन सा है? CrO2। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ए, तो AT कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो क्रिस्टल घनत्व में कम करने वाला दोष कौन सा है? शॉर्टकी दोष है। तो ऑप्शन दिया फ्रेंकल भी दिया शॉर्टकी, तो ऑप्शन नंबर टी करेंगे, BT करेंगे, शॉर्टकी दोष। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? अच्छा, फेरो चुंबकीय पदार्थ दिया है। NaCl, NCl क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। Fe3O4 क्या होता है? ये तो फेरी चुंबकीय होता है। ये क्या होता है? फेरी चुंबकीय होता है। O2 क्या होता है? ये अनुचुंबकीय होता है। ये वाला क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। ये वाला क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। और N2 भी क्या होता है? प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक होता है। ओके, बट क्वेश्चन बोला फेरो चुंबकीय, इसमें फेरो चुंबकीय कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए फेरी, क्या होना चाहिए था? फेरी चुंबकीय। तो बताइए इसमें कौन फेरी चुंबकीय है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर BT करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, इस तरह कर क्या हुआ? सॉलिड स्टेट का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम आ गए बिलियन में। तो बिलियन पार्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार में पूछा है, अब वो वन बाई वन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 234.2 ग्राम चीनी के घोल। चीनी का घोल कितना दिया है? 234.2 ग्राम दिया है। में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? क्या दिया इसमें? मोलर सांद्रण, ध्यान देखिए। ओके, चलिए तो मोलर सांद्रण में क्या होगा? मोलरता। क्या निकालना है इसमें? मोलरता यानी मोलारिटी निकालना है। देखते हैं तो सवाल में क्या दिया, देखिए यहाँ पर चीनी का घोल दिया है, तो यहाँ लिख देंगे चीनी। और चीनी को किस में घोला जा रहा है नहीं पता है, तो लिख देंगे विलायक। तो दोनों मिल क्या बन रहा है? बिलियन या घोल बात है के लिख दिया। अब क्या दिया? 234.2 234.2 ग्राम में क्या है? घोल है। बोल रहा है इसमें 34.2 ग्राम चीनी। ये वाला कितना है? 34.2 ग्राम चीनी है। तो बोला इसमें घोल की मोलर सांद्रण। अच्छा बताइए एक मिनट, मोलर सांद्रण कब निकाल पाते हैं? जब आयतन दिया होता है बिलियन का, बट बिलियन का आयतन नहीं दिया, क्या दिया? द्रव्यमान दिया है। अब द्रव्यमान दिया है, अब आयतन में कन्वर्ट कब कर पाएंगे? जब से घनत्व दिया, तो इसमें घनत्व तो दिया नहीं है। तो हमारे ख्याल से शायद यहाँ पर क्या होना चाहिए? मोलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोलल। खैर चलिए मोलल रख के बनाते हैं। मोलल सांद्रण होता है यानी क्या निकलना होता है? मोललता निकलना होता है। तो मोललता आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए सवाल में बस इतना ही दिया है, ठीक है। अब जो निकालना है उसको भिड़ते हैं। तो क्या निकालना है? मोललता। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें? केजी में। कंडीशन रहता है इसको किसमें लेना है? केजी में ही लेना है। अब इस सवाल में विलय का मोल, तो विलय क्या है? 34.2 ग्राम चीनी है, तो 34.2 ग्राम ये द्रव्यमान है, मोल नहीं है। अब द्रव्यमान से मोल कैसे निकालते हैं? तो मोलर द्रव्यमान से भाग करते हैं।
तो चीनी का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 342 ग्राम। तो 342 नहीं पता है तो अब सूत्र लिख के निकाल सकते हैं C12 H22 O11, इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे कितना है 342 आएगा। अब बटा में बिलाय का द्रव्यमान, तो बिलाय, अब देखिए बिलाय का द्रव्यमान तो दिया नहीं, तो निकालेंगे, किस निकालेंगे, इसका द्रव्यमान 34.2, इसका इतना दिया है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगी नहीं आएगी, ये और ये यही ना दोनों मिलकर ये बना है। तो चलिए माइनस करो, 2 में से 2 गया 0 खत्म, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी कितना देखिए 200 ग्राम, कितना ग्राम 200 ग्राम। तो बिलाई कितना ग्राम है 200 ग्राम, तो यहाँ गया 200, परंतु कंडीशन क्या है बिलाई का द्रव्यमान किस में लेंगे केजी में, तो ग्राम को केजी में कैसे बदलते हैं 1000 से भाग करते हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा देखिए 0 0 कैंसिल, ये 10 ऊपर आएगा ऊपर, तो जब ये 10 आएगा तो दशमलव खत्म, दशमलव क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 342, अब बटा में कितना है 342, इंटू में ये 10 ऊपर है तो 10 आ गया है, बटा में आ गया 2 यानी 1/2, कितना आ गया 1 खत्म, आ गया 1/2 यानी 0.5, तो 0.5 मोलल, 0.5 दिया है नहीं दिया है 0.5, एक मिनट गड़बड़ नहीं ना है, सही तो है 0.5, ऑप्शन को 0.5 है नहीं है, चले खैर इसको स्किप करते हैं, ठीक है, बट प्रोसेस सही है, देख लीजिए आप इसी तरह क्या करेंगे बना सकते हैं। चलिए चलते अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। अब ताप पर निर्भर कौन नहीं करता है बताना है। ऑप्शन है नॉर्मलता, देखिए नॉर्मलता के फॉर्मूला में बटा के नीचे क्या आता है विलयन का आयतन आता है। अब आयतन तो ताप पर निर्भर करता है, तो जब ताप चेंज तो आयतन चेंज, आयतन चेंज तो नॉर्मलता क्या होगा चेंज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी दिया है मोललता, तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है विलय का मोल बटा विलाय का द्रव्यमान केजी में। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया मोललता का फॉर्मूला, तो विलय का मोल, तो ताप बढ़ाए घटाए का कभी मोल चेंज होगा नहीं ना होगा, द्रव्यमान भी चेंज नहीं होगा, तो जब भाई दोनों चेंज नहीं हो रहा ताप से तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बीटी करो। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोलरता ताप पर निर्भर करता है क्योंकि इसके बटा में क्या आता है आयतन वाला टर्म आता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता है मोल अंश, तो मोल अंश भी क्या होता है ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लिखकर पता कर सकते हैं। हालांकि अभी तक बिहार बोर्ड जो एग्जाम में पूछा है ना यही ऑप्शन देके पूछा है मोललता, तो जान लीजिए मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अच्छा इसको सोल्व करते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर केन शुगर, इसका अणु भार कितना दिया है 342, तो दिया है 342, और बता दें अणु भार और मोलर द्रव्यमान दोनों सेम होता है, खाली मात्रक अलग अलग होता है, मतलब दोनों का मान सेम होता है। अणु भार दिया 342, तो 342 यू लिखे या एमयू लिखे, परंतु जब हम इसका मोलर द्रव्यमान पूछेंगे तब बोल देंगे 342 ग्राम, क्या बोल देंगे 300, यानी किसी के यदि अणु भार पता है तो उसका मोलर द्रव्यमान भी मानी तो वो पता है, सिर्फ मात्रक की इधर उधर कर देना है। चलिए सवाल देखिए यहाँ पर केन शुगर का अणु भार इतना है 5% एक घोल पदार्थ एक्स के साथ 1% घोल आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक माने क्या हुआ समपरासरी है, समपरासरी माने क्या हुआ तो पढ़े थे समपरासरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वैसे विलयन का परासरण तब क्या होता है समान होता है। जब इसमें बोला है कि आइसोटोनिक है यानी 1 विलयन है केन शुगर का और एक कोई पदार्थ एक से एक्स का विलयन, तो इसमें दो विलयन का बात किया ध्यान देंगे। मान लीजिए यहाँ पर विलयन है और एक यहाँ पर विलयन, यह क्या है तो यहाँ पे 5% केन शुगर, 5% क्या है केन शुगर, इसका अणु भार दिया है 342, चलिए सिर्फ शुगर लिख लेते हैं। और यहाँ क्या है 1% पदार्थ एक्स, तो पदार्थ एक्स आ गया। अभी दोनों विलयन आपस में क्या है तो दोनों के दोनों आइसोटोनिक है, दोनों क्या आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक विलयन के बारे में पढ़े होंगे लोग, दोनों का परासरण तब क्या हो इसका परासरण मान लेते हैं पाई1, इसे क्या मान लेते हैं पाई2, तो पाई1 बराबर पाई2, तो पाई का फॉर्मूला क्या होगा CRT, ये भी क्या होगा CRT, C1 इसमें मान लेते हैं C2, RT दोनों के लिए कांस्टेंट है खत्म, यानी C1 बराबर C2। हालांकि आप डेली कंडीशनिंग पढ़ेंगे लोग, समपरासरी विलयन के लिए क्या होता है C1 बराबर C2, यानी दोनों का मोलर सांद्रण क्या होता है समान होता है, दोनों का मोलरता क्या होता है समान होता है। अब ये पता लगा C1 बराबर C2 है, ठीक है, बोला कि एक्स का अणु भार क्या है। खैर चलिए सॉल्व करते हैं, इसी लाइन को सॉल्व करेंगे ना तो आंसर मिल जाएगा। देखते हैं अब C1 माने क्या हुआ, क्या निकालना है यहाँ पर निकालना है आपको मोलरता किसका इस विलयन का। अब मोलरता निकालना है तो इसका आयतन पता होना चाहिए। अब परसेंटेज में दिया, परसेंटेज का मतलब क्या होगा यदि इसका आयतन हम 100 ml कितना ले लें 100 ml, तो ये कितना ग्राम होगा 5 ग्राम होगा। यदि इसका आयतन हम ले लें 100 ml तो ये कितना होगा 1 ग्राम होगा, कितना ग्राम होगा 1 ग्राम होगा। 1% का मतलब ही नहीं हुआ 100 ml में 1 ग्राम, 100 ml में 5 ग्राम, ठीक है। अब चूंकि दोनों ऐसे मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है विलय का मोल, मोल को हम n मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं n, तो ये n1 लिख लेते हैं। अब बटा में आयतन v, इसका क्या होगा n2, अब बटा में v, दोनों भी सेम क्यों लिए हैं कि देखिए दोनों का आयतन क्या है सेम,
तो V और V भी कैंसिल, तो क्या गया यहाँ गया N1 बराबर N2, जहाँ N1 क्या है इसका मोल है, तो बताइए इसका मोल निकालना है, तो 5 ग्राम शुगर केन में कितना मोल होगा, तो मोल कैसे निकालते हैं, दिए गए द्रव्यमान यानी 5 ग्राम, अब बटा में मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान कितना होगा 342 ग्राम होगा, तो यहाँ लिख देंगे 342। अब पदार्थ X का निकालते हैं, तो यह क्या होगा दिया गया द्रव्यमान कितना है बाबू 1 ग्राम, तो 1, अब बटा में मोलर द्रव्यमान, तो इसमें बोला गया है इसका अणु भार ज्ञात करें, तो जितना मोलर द्रव्यमान होगा उतना ही अणु भार होगा, खाली मात्रा देखिए एक्चुअली में अणु भार मोलर द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज है, मोलर द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है अणु भार की तुलना में, पर दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम होता है, खाली मात्रा अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए अब इसका कितना है नहीं पता, इसी को तो हमको निकालना है, चलिए इसको हम x मानते हैं, क्या मानते हैं x, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसको उल्टा कर दे, तो उल्टा करने क्या होगा यहाँ पर आएगा 342/5 और यहाँ पाएगा x बटा यानी x आएगा, इसको भाग कर कितना देखिए यहाँ पाएगा कितना गया 5 6 30, 4 5 बटा 40, यहाँ 2 5 का 20 यानी 68.4, तो चूंकि इसमें क्या बोला गया है अणु भार, इसका मात्रा हम लिख देंगे U या AMU, बोलता है मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ लिखते हैं ग्राम, क्या लिखते हैं यहाँ पर ग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो 68.4 होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा A 80 करेंगे, क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर A टिक कर देंगे। चलिए किसी को दिक्कत, चलिए चलते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन यहाँ पर किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलरता क्या है, अच्छा मोलरता निकालना है, इसको हटाते हैं, सॉल्व में कहते हैं किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH, यानी NaOH का बिलियन, तो लिख देंगे NaOH प्लस किसी में घुला है नहीं पता है तो लिख देंगे विलायक, क्या बन रहा है बिलियन, तो लिख देंगे बिलियन, ओके। सॉल्व में क्या दिया है 200 ml में, बिलियन के 200 ml, तो बिलियन लिख देते हैं यहाँ पर 200 ml, फिर यहाँ क्या दिया है 2 ग्राम NaOH, तो NaOH नीचे क्या लिखते हैं 2 ग्राम, बस इतना ही दिया, बोला बिलियन की मोलरता क्या है, तब तो निकालना है मोलरता, मोलरता का फॉर्मूला विलय का मोल, तो ऊपर लेना है विलय का मोल, तो विलय का मोल कितना दिया है, मोल नहीं दिया है, द्रव्यमान दिया है, तो मोल निकाल सकते हैं कैसे, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 40 ग्राम होता है, 40 नहीं पता है तो निकालेंगे कैसे, Na का 23 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है, जोड़िए तो कितना आएगा 40, तो 40 आएगा, ओके। अब बटा में क्या है देखिए, तो बटा में होता है बिलियन का आयतन, तो आयतन कितना है 200 ml है, परंतु लीटर में लेना होता है, तो बटा में क्या करेंगे 1000, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 0 0 0 0 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, तो कितना गया 1/4, तो 1/4 कितना गया 1/4, 1/4 यानी 0.25, 0.25 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा A 80 कर देंगे, ओके। अगला सवाल यहाँ पर घोलक, घोलक यानी क्या होता है विलायक, तो विलायक के 1 kg में उपस्थित घुलिये के मोलों की संख्या को कहते हैं, घोलक के 1 kg में उपस्थित यानी विलायक के 1 kg में उपस्थित घुलिये के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, मोललता, मोललता यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। यहाँ पर आता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित घुलिये के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, तो हो जाता है मोलरता, क्या होता है मोलरता, ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाए उस घोल को कहते हैं, अब देखिए यहाँ पर 1000 ग्राम यानी 1 kg विलायक का बात कर रहा है, तो जो 1 kg विलायक में घुले विलय का मोल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मोललता, तो इसमें मोलल होगा, तो मोलर वाला तो यहाँ खत्म हो गया, या तो ऑप्शन ए होगा नहीं तो ऑप्शन क्या होगा बी होगा, ऑप्शन बी होगा नहीं तो डी होगा, क्या होगा बी नहीं, बी होगा नहीं तो क्या होगा डी होगा, फिर चलिए चेक करते हैं, यानी आपको इसका मोललता निकालना है, क्या निकालना है मोललता, तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है विलय का मोल, तो विलय कितना 18 ग्राम है, तो ग्राम में है बट इसको मोल निकालना है, तो बटा में क्या होगा मोलर द्रव्यमान, तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 180, तो यहाँ लिख देंगे 180, ठीक है। अब बटा में क्या है विलायक, तो विलायक 1000 ग्राम यानी 1 kg है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 kg है, खत्म करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, कितना आ गया देखिए, तो यहाँ पर कितना गया 1/10, तो 1/10 यानी 0.1, तो 0.1 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे, ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण है, ऑप्शन है यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तो बी गलत हो गया, तो बी गलत, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर देंगे। हम जानते हैं राउल्ट के नियम का क्या करता है आदर्श विलयन पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी यानी एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होगा, क्या होगा, तो हम जानते हैं HCl कितना होता है 20.2% होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी dt कर। ये सवाल पहले तो आया था, इस साल भी एग्जाम में आ चुका है, 2024 में क्या है एग्जाम में, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी dt कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर
संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को बोलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, टिक कर दें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? कौन आदर्श घोल नहीं है? ऑप्शन ए दिया बेंजीन प्लस टोलिन, बी दिया मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल, सी दिया क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो याद कीजिए, आप लोग डायरेक्टली एक लाइन पढ़े हैं लोग कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो विलयन होता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित क्यों करता है? जब ये ऋणात्मक विचलन वाला आ गया यानी ये अनादर्श विलयन है। इसमें बोला कौन आदर्श घोल नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या है? सी, यह आदर्श घोल नहीं। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन क्या होते हैं? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच क्या होता है? एच बॉन्ड क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? एच बॉन्ड। तो एग्जाम में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आदर्श स्थिति से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित क्यों करते हैं, या राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित क्यों करते हैं? तो क्या बोलेंगे लोग? इन दोनों के अणु के बीच क्या होता है? एच बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, इसलिए करते हैं। कैसे? प्रदर्शित होते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे लोग। तो क्या इसको ऐसे देखिए, ऐसा लिख सकते हैं, तो CHCl और यहाँ पे क्या थी? एसीटोन CH3 CH3। अब यह क्या होता है? H और O के बीच क्या होता है? एक बॉन्ड क्रिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं H बॉन्ड। इस H बॉन्ड क्रिएटर्स बनने के कारण क्या होता है? यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं? बात की, ठीक है। ऑप्शन है C6H6 यानी बेंजीन प्लस टोलिन, बी दिया है बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बट आगे भी देख लेते हैं लोग। यहाँ दिया है क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल, ये भी क्या होता है? धनात्मक विचलन दिखाता है। क्या दिखाता है? धनात्मक विचलन ही दिखाता है। चलिए, तो इसका एक मिनट, यहाँ पर देखिए क्या दिया है। यहाँ पर ए आ गया क्लोरोफॉर्म और प्लस एसीटोन। तो अभी देखते हैं कहाँ गया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो यह क्या ऋणात्मक दिखाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। जान लीजिए, दोनों के दोनों विलयन क्या होते हैं? धनात्मक विचलन दिखाते हैं। तो भाई अब बताइए, जब दोनों सही तो कौन सा टिक करें? तो परीक्षा में पता है क्या होता है? जब ये दोनों सही है ना, दोनों में आप कोई भी एगो टिक करके आएंगे ना, तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो बिहार बोर्ड क्या करता है? आंसर की में ना इसका ऐसे जारी करेगा बी और सी, यानी दोनों ऑप्शन सही। बट क्या होता है, बिहार बोर्ड जो आंसर की जारी करता है उसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत भी होता है। तो उसमें क्या होता है? आपको ऑब्जेक्शन करने का मौका मिलता है। आप ऑब्जेक्शन, जैसे यही देखिए ना सवाल, यहाँ पे सवाल दिखाई दे रहा है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार बोर्ड जो 2024 का फाइनल एग्जाम है उसमें सवाल आया है। आंसर की में उसने क्या दिया था? इसके आंसर की में ऑप्शन नंबर बी दिया था। क्या दिया था? डी। बट इसका आंसर क्या होगा? डी। तो डी। तो जो स्टूडेंट मान लेते हैं डी टिक किए थे, बट बिहार बोर्ड आंसर की दिया था बी, उनको ऑब्जेक्शन था, जाके ईमेल किए थे और बाद में सुधार हो गया था। कुछ जो भी स्टूडेंट अपने कोचिंग से दिए थे तो उनका क्या हुआ था? ये गलत था तो उनका एक नंबर कम आ रहा था, बट सुधार हो गया तो उनका नंबर बढ़ गया था। सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए, तो ऐसे होता है मिस्टेक। बट बता दें आपको, जब भी कभी ऐसा सिचुएशन बने, दो ऑप्शन सही है, आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो क्या करें? उस सवाल को स्किप कर देंगे। जब आपको बनाना है 70 में कितना 35, तो सवाल पर क्या है टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, बट मानिए 70 में 35 बनाना है, उसी वही सवाल है जो 35 नंबर का सवाल हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में कोई टिक करेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 0.01 मोलर ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोलर MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन होगा। ध्यान देंगे। अब देखिए, ग्लूकोज दिया है तो ग्लूकोज के लिए वांटो गुणांक कितना होता है? आई का मान होता है 1। MgCl2 इसका वांटो गुणांक कितना होता है? 3 होता है। एक Mg है ना, 2 Cl है, 3 कितना होगा? 3। और ये देखिए, दोनों का सांद्रता सेम दिया है, दोनों सांद्रता क्या दिया? सेम दिया। अब जब MgCl2 को डालेंगे ना, तो जितना विलय कण हम डालें उसका 3 गुना अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गुना। यानी इसके तुलना में यह 3 गुना अधिक कण कर देगा। और हम जानते हैं अणुसंख्यक गुणोत्तर कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। तो जब 3 गुना अधिक कण हुए तो 3 गुना विचलन भी ज्यादा दिखाएगा। तो इसमें क्या होगा? 3 गुना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन अणुसंख्यक गुणधर्म है? कौन अणुसंख्यक गुणधर्म है? ऑप्शन ए श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी अपवर्तनांक, डी प्रसरण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी टिक कर देंगे। ये क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, CaNO3 का होल 2 में वांट ऑफ गुणांक क्या है? अब Ca प्लस आयन 1 है और NO3 2 आयन है, 2 ये कितना हुआ? 3 आयन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दाब कम है, वहाँ ताप कम है, वहाँ दाब ज्यादा है, वहाँ। ऑप्शन नंबर ए होगा, वायुमंडलीय दाब कम है। तो सर वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक कैसे कम हो गया? तो आप याद कीजिए, पढ़े होंगे लोग क्वथनांक क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए पानी है या कोई भी द्रव है, अब इसका क्वथनांक क्या होगा? तो बताइए, जब इसको हम गर्म करते हैं, इसे गर्म करते हैं, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता है, घटता है? बताइए, यहाँ जो वेपर क्रिएट होता है प्रेशर बढ़ता है,
तो जब इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ये यहाँ पर देखिए, जब गर्म करेंगे धीरे धीरे ताप बढ़ेगा, इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो बढ़ेगा, वाष्प दाब भी क्या हो बढ़ेगा। तो ताप बढ़ रहा है, वाष्प दाब बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते जिस ताप पर ये वाष्प दाब बढ़ते हुए क्या हो जाए, बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर। यहाँ पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 atm होता है। तो जैसे ही 1 atm के बराबर हुआ इसका वाष्प दाब, तो उसी ताप को हम लोग क्वथनांक क्या बोलते हैं, यानी जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं लोग। अब यहाँ बोल रहा है कि पहाड़ों पर जाने से क्वथनांक कम हो रहा है। अब तो सोचिए इसका क्वथनांक कम कब होता है, जब यहाँ बाहर का वायुमंडलीय दाब कम होता है। कम होता तो जल्दी वायुमंडलीय दाब अचीव कर लेता, प्राप्त कर लेता। कैसे, मान लीजिए सपोज 1 atm है, तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब धीरे बढ़ते 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 1 तक जाना है ना, यदि वायुमंडलीय दाब कम होता तो कम ताप पर क्या होता, वहां तक पहुंच जाता। तो ध्यान देंगे लोग, क्या होगा इसका आंसर, वायुमंडलीय दाब कम होता। जब वायुमंडलीय दाब कम तो क्वथनांक कम, वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता तो अधिक ताप की जरूरत पड़ती। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विलयन के लिए कौन अणु संख्या गुण है, कौन अणु संख्या गुण है। ऑप्शन ए परासरण, बी पृष्ठ तनाव, सी चालकता, डी अर्धआयु। अब ऑप्शन के हिसाब से देखें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। हालांकि अणु संख्या गुण तो हमें क्या होता है, परासरण दाब होता है, परंतु यहाँ लिखा है परासरण, तो बाकी तो ऑप्शन हो नहीं सकते। तो सबसे रिलेवेंट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रसारण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हमने पढ़े पाई इक्वल टू CRT, बट यहाँ सभी ऑप्शन में P लिखा है। P माने प्रेशर, हम लिखते पाई बराबर CRT, कोई बात नहीं, P इक्वल टू CRT, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रसारण क्रिया में निकल पाते हैं, कौन निकल पाते हैं, विलायक अणु निकल पाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, 0.1 मोलर BaNO2 का होल टू घोल का क्वांटम गुणांक 2.74 दिया है, विघटन स्तर है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो क्वांटम गुणांक दिया है ना, क्वांटम गुणांक ये परफेक्ट कोई नंबर तो है नहीं, कोई पूर्ण संख्या है नहीं। इसमें ये 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता। अब डेसिमल में आ रहा है, यानी क्या हुआ, 100% वियोजन नहीं हो रहा है। यदि 100% वियोजन होता तो कोई ना कोई यहाँ पर परफेक्ट एक नेचुरल नंबर होता, परंतु यानी 100%। तो बोला गया यहाँ पर कि विघटन स्तर क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आपको बताना है। देखिए सिंपल है, कैसे सब इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको बताने से पहले, ताकि इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ पाए। इस समझिए, आपसे बोले NaCl, ओके, NaCl का 5 अणु हम पानी में डाल दिए, ओके। अब पानी में डाल दिए, बोल रहे पूरा वियोजित हो गया, 100% वियोजन हुआ, क्वांटम गुणांक निकाले। तो पानी में डालने से पहले कितने अणु थे, 5 थे। कितने थे, 5। अब जैसे ही इसको पानी में डाल दिए तो अंदर जब इन सबका वियोजन, पांचों अणु का वियोजन हो गया। ऐसे NaCl हम कितने हैं, NaCl 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 NaCl, ऐसे कितने हैं, 5 है। अब पांचों का जब वियोजन हुआ तो NaCl क्या हो जाएगा, Na+Cl-। तो 1 से बन गया 2, कितना बना 2। अब पांचों से बनेगा 2 2 2 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो बाद में हो गया 10, बाद में कितना हो गया, 10। और क्वांटम गुणांक क्या होता है, पता चला संयोजन या वियोजन के बाद विलय कणों की संख्या, अब बटा पहले विलय कणों की संख्या। इसमें क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है ना, तो वियोजन के बाद विलय कण कितने हैं, 10। तो 10 ऊपर पहले कितना था, 5, कट कितना गया, 2, यानी कितना गया, 2 हो गया। तो क्वांटम गुणांक 2 आ गया। परंतु मान लेते 100% वियोजन नहीं होता, ओके। तो ये 5 को विलय कर डाले हैं, अब मान लीजिए 100% वियोजन नहीं होता, कम होता, तब क्या होता। इस मान लीजिए हम ऐसे बोलते पहले कितने, पहले यहाँ पे NaCl कितने थे, 5 NaCl थे। अब मान लीजिए आपसे बोले कि मात्र 2 NaCl का वियोजन हुआ, ध्यान देंगे। तो बाद में क्या होगा, तो 2 NaCl वियोजित हुआ, तो 2 से कितना बन गया, 4, बाकी 3 NaCl एज इट इज बच गए। तो 4 3 कितने हुए, 7, यानी बाद में मात्र कितने हुए, 7, और पहले कितने थे, 5, यानी अब आ गया 7/5। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको क्वांटम गुणांक निकालना तो क्या पता होना चाहिए, बाद में विलय कणों की कुल संख्या बटा पहले विलय कणों की कुल संख्या, भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर सवाल देखते हैं। तो सवाल में दिया BaNO2 का क्वांटम गुणांक दिया है, बोले विघटन स्तर क्या है, ये आपको बताना है, ध्यान देंगे। देखिए सवाल में क्या दिया, BaNO2 का होल टू, ओके। अब जब इसका वियोजन होगा तो क्या बनेगा, Ba2 प्लस NO2 माइनस, संयोजकता एक होता है इसका, ओके। अब यहाँ देखिए NO2 कितना है, 2, तो यहाँ लिख दिए 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बेरियम नाइट्राइट, ये क्या है, बेरियम नाइट्राइट है। तो बेरियम नाइट्राइट के एक अणु से एक आयन Ba का बनेगा और 2 आयन बनेगा NO2 का। किसका बनेगा, NO2 का बनेगा, ओके। अब शुरू में क्या था, तो शुरू में अपने आप में 100% होगा। तो एक मान लेते हैं
देखिए प्रारंभ में मान लेते हैं आपके पास कितना था 100 था, कितना था 100। तो प्रारंभ में मान लेते हैं BaNO2 का होल 2 कितना था 100 मॉलिक्यूल थे, तो ये कितना हुआ 0 होगा। जैसे ही इसको पानी में डाल दिए, कितने में डाल दिए पानी में डाल दिए, तो बाद में क्या होगा बताइए, बाद में क्या होगा, कंफर्म में वियोजित होगा। तो ये BaNO 100% वियोजित नहीं हो रहा है, देखिए कहीं 100% हो रहा नहीं हो रहा है, तो कितना वियोजित हुआ नहीं पता है, तो मान लेते x वियोजित हुआ, तो मान लेते 100 था, 100 से x मॉलिक्यूल टूट गए, x मॉलिक्यूल क्या हो गए टूट गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 - x। अब इसमें जब x निकल गए तो कितना बनेगा x। अब बताइए एक बेरियम नाइट्राइड से 2 गो नाइट्रेट बना था, तो जब x निकलेगा तो ये x बना, तो ये कितना बनेगा 2x, कितना बनेगा 2x बनेगा। सोच के देखिए, एक से एक Ba बना तो 2 से 2 Ba बनेगा, तो x से कितना बनेगा x Ba, तो x आ गया, भाई एक है तो 2 गुना है, तो x से कितना होगा 2x होगा, इसमें से x निकल गया। ओके, हमें क्या निकलना है 1 टॉप गुणांक। तो बताइए 1 टॉप गुणांक के लिए फॉर्मूला क्या होगा, बाद में विलय कणों की कुल संख्या। बताइए बाद में कुल संख्या कितना है, ये सब है बाद वाला, कब वाला है बाद वाला, तो बाद में कुल कितना है, तो सब ऐड करना पड़ेगा ना, ऐड करते हैं 100 - x + x + 2x बटा में पहले कितना था, तो पहले कितना है 100 + 0 + 0, तो 0 0 जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना आ गया, ये x और x क्या होगा कैंसिल, तो कितना आ गया 100 + 2x, अब बटा में आ गया 100, ये i का मान आएगा। अब एक i का मान सवाल में दिया है, कितना दिया है 1 टॉप गुणांक 2.74 दिया है, तो क्या हम i का मान रख सकते हैं 2.74 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 274 हो जाएगा। यह कितना है 100 + 2x, अब ये 100 प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 174 बराबर 2x। तो हमें निकालना है x का मान, तो 2 इधर बटा में आ जाएगा, यानी 174/2 ये आ गया x का मान। किसका मान आ गया x का मान, तो कितना है यहाँ पर, कितना है यहाँ पर 2 8 16 1 2 7 14 यानी 87, कितना है 87। लेकिन हमको निकालना है परसेंटेज, तो अब 100 था और 100 में 87 कितना परसेंट होगा 87% होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका बी, BT कर देंगे। ओके चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। ऑप्शन ए 1.0 1.0, ऐसा देखिए सब में मोलरता सेम दिया है, सब में सांद्रता सेम दिया है। चलिए अब यहाँ देखिए NaOH, इसका I का मान क्या होगा 2 होगा, कैसे एक सोडियम है एक OH है। और एक और बात, यदि किसी सवाल में ये नहीं दिया गया हो कि कितना परसेंट वियोजन हो रहा है, तो हम मान लेंगे 100%, कितना मान लेंगे 100%। तो NaOH का यदि 100% वियोजन होगा तो I का मान कितना आएगा 2 आएगा। ओके, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट इसमें भी 2 आयन बनेगा, इसका भी I का मान क्या होगा 2 होगा। सोडियम सल्फेट, Na का 2 और सल्फेट का 1, तो यहाँ 3 आएगा, I का मान आएगा 3। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका I का मान आएगा 2। इसमें बोला किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, ठीक है, तो सबसे अधिक I का मान किसका है, B का है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन पर इतना वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या है। अब देखिए इसमें प्रसारण दाब दिया, टेम्परेचर दिया है, तो टी का मान कितना दिया है 300 केल्विन, प्रसारण दाब यानी पाई का मान कितना दिया है 0.0821 atm। इसके बाद से बोल रहा है इसमें इस घोल का सांद्रण यानी मोलरता निकालना, सी का मान निकालना। किस फॉर्मूला में सब होता है, तो पाई = CRT, पाई का वैल्यू कितना दिया है 0.0821, सी का वैल्यू नहीं पता है, आर का वैल्यू अब बता दें आपको। देखिए यहाँ टेम्परेचर दिया है केल्विन में, ये दिया है एटीएम में, तो आर का मान अलग अलग मात्रक में अलग अलग होता है, तो केल्विन और एटीएम और मोल वाले मात्रक में आर का मान कितना होता है, इतना ही होता है 0.0821। ओके, इंटू टी का मान कितना दिया 300 केल्विन, तो लिख देंगे 300। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाले दोनों क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो किसका मान निकालना, सी का मान निकालना है, तो ये बटा में जाता है यानी 1/300। इसका आंसर क्या होगा 1/300, भाग करते हैं तो कितना है, देखिए तो चलिए 300 भागे 1 0.0, फिर यहाँ 0 0 0 0 3 900, फिर यहाँ पर चलते रहेगा 3 3 3 आता रहेगा, तो 0.00333 0.003 तो दिया है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 मिनट, 0 0 2 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, सबसे बेटर ऑप्शन कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी कर दो। ओके, हालांकि आप इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लेंगे, प्रोसीजर यही है, इसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन होगा, किसका हिमांक अवनमन सबका होगा, शायद यहाँ पर एक क्वेश्चन में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। अब देखिए K2SO4 के लिए I का मान कितना होता है, I का मान
तो पोटेशियम 2 और सल्फेट 1 यानी 3 होगा। इसके लिए आई का मान 2 होगा। इसके लिए आई का मान, तो यूरिया का वियोजन संयोजन नहीं होता है यानी 1 ही होगा। ग्लूकोज का भी नहीं होता है, 1 होगा। पढ़े चलो ना, विलय कण के ना ही वियोजन हो ना ही संयोजन हो तो आई का मान 1 होता है। वियोजन की स्थिति में 1 से ज्यादा होता है, संयोजन की स्थिति में 1 से कम होता है। अब बोले किसका अधिकतम होगा, तो किसका अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर ए का होगा, ए टिक कर। ओके, अगला क्वेश्चन, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, उन्नयन, ताप। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, क्वथनांक उन्नयन। पढ़ते ना, वाष्प द्रव का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रसरण ताप, चारों के चारों क्या होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, ऑप्शन ए दिया है, जल में 1% ग्लूकोज। अच्छा, सब में 1% दिया है ना। ओके, तो ग्लूकोज के लिए आई का मान क्या होता है, 1, NaCl के लिए 2, यूरिया के लिए 1, सुक्रोज के लिए 1। अब सबसे अधिक किसके लिए होगा, NaCl के लिए होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर समपरासरणी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन डैश के बराबर होते हैं। यहाँ पर होना चाहिए समपरासरणी विलयन के लिए क्या बराबर होता है, यानी मोलर सांद्रण बराबर होता है। दोनों के लिए सांद्रता मोलरता क्या होता है, सेम होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक करेंगे। ओके, चलिए चलते वाला क्वेश्चन पे। ओके, हाँ, तो इस तरह क्या हुआ, सॉल्यूशन का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सब कंप्लीट होते हैं। अब हम लागे वैद्युत रसायन पर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। देखते हैं, अब यहाँ पर Al3+ को Al में अपचयन करना है यानी Al3+ है, इसको आपको लाना है Al में। अब सोचिए यहाँ पर 3 प्लस है, अब प्लस को न्यूट्रल करने के लिए क्या देना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। अब 3 प्लस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, एक एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम परमाणु में अपचयित करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो सवाल में देखिए 1 मोल Al3+, तो जब ये 1 मोल रहेगा तो कितना आएगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश लगभग कितना होता है, 3 फैराड होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 फैराड, तो 3 मोल कितना होगा, 3 फैराड। तो 3 फैराड की इक्विवेलेंट होगा। कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है, इसी तरह फैराड में ऑप्शन दे देता है, और ऑप्शन जब फैराड में नहीं, इसको सिंपलीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं 1 फैराड में कितना कूलम होता है, 96,500। तो 3 फैराड में कितना होगा, 3 गुणे 96,500। तो सॉल्व करते हैं, कितना दिए थे यहाँ पर, 5 3 15, 6 3 18 19, 9 3 27 27 1 28, यहाँ डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी इतना कूलम लगभग आएगा। बट यहाँ सब वैज्ञानिक संकेतन में दिया है, तो चेंज करते हैं तो लगभग कितना ले सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 दशमलव यहाँ पर लाएंगे तो 2.895 इंटू 10 के पावर 5 अंक पहले दशमलव आया ना, तो यहाँ 10 के पावर ला देंगे 5। ओके, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो सब में तो 10 के पावर 5 दिया है, बट इसको देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 28, तो 28 तो है नहीं, ये खत्म। यहाँ 289 तो ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा, कि 2.89 लगभग किसके नजदीक है, 3 के नजदीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, तो ए टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर ध्यान देंगे, बिजली के 1 फैराडे बराबर होती है, यानी 1 फैराडे बराबर कितनी कूलम होती है, कितना होता है, 96,500 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद, धनोद माने क्या हुआ, एनोड, और ऋणोद मतलब क्या हुआ, कैथोड, ये जो माइनस में रहता है। तो बोल रहे प्राप्त प्रतिफल क्या है। तो जब हम विद्युत अपघटन पढ़े थे लोग, उसमें एक बात देखे थे लोग, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल आ गया, या ऐसा हो सकता है द्रवित सोडियम फ्लोराइड, और दोनों में अंतर होता है। दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। यदि सवाल रहता है द्रवित सोडियम फ्लोराइड, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आगे सोडियम फ्लोराइड के जलीय विलयन, इसमें वो लगाना होगा विसर्जन की वरीयता सिद्धांत वाला नियम लगाना होगा, तब आगे इसका एग्जैक्ट आंसर बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। चलिए देखते हैं इसको। सवाल का दिया सोडियम फ्लोराइड का जलीय घोल, तो मानते हैं क्या है, ये वाला सोडियम फ्लोराइड का जलीय घोल है। इसमें क्या होगा, जल है, तो जल है तो जाहिर सी बात है H+OH- होगा। इसमें क्या डाला गया, सोडियम फ्लोराइड यानी Na+, और क्या होगा, F-। ओके, अब इसका अपघटन कराना है तो एनोड कैथोड लेना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं बैटरी के प्लस टर्मिनल जोड़ते हैं, इसको माइनस जोड़ते हैं। तो ये प्लस, तो प्लस वाला क्या होता है एनोड, और माइनस वाला क्या होता है कैथोड। तो ये वाला हो गया एनोड, और ये वाला क्या आ गया, कैथोड। एनोड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनोड को हम लोग बोल सकते हैं धनोद, ऐसे क्या बोल सकते हैं, ऋणोद। ठीक है, तो सवाल बोला गया है कि इसमें एनोड और कैथोड पर प्राप्त प्रतिफल क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब तो यहाँ पर कैथोड ये माइनस में है, तो माइनस में, अब माइनस पर कौन जाएगा, ये प्लस वाला जाएगा। अब ये प्लस वाला में दो प्लस वाला Na+S+, अभी दोनों में इस पर कब जाएगा, दोनों में से एनोड कैथोड पर कौन जाएगा, तो कैसे पता करेंगे लोग, वरीयता सिद्धांत से पता करेंगे। तो सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था,
तो सिद्धांत में एक ट्रिक भी देख चलो, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो हम लोग लिखे चलो ना, उस श्रेणी में जो नीचे आता है वही कैथोड पर जाता है। ओके, अब ये दोनों आयन में कौन जाएगा, तो सोडियम और हाइड्रोजन में कौन जाता था, हाइड्रोजन जाता था H प्लस, क्योंकि H प्लस क्या था नीचे था, तो H प्लस इस पर है, ये वाला H प्लस क्या होगा इधर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए निगेटिव वाला भी दो है, F माइनस है और OH माइनस, अब माइनस वाला में कौन इधर आएगा, तो माइनस वाले के लिए भी एक हम लोग क्रम लिखे चलो, उस क्रम में देखे तो बताइए दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, फ्लोरीन की ज्यादा थी, इसलिए फ्लोरीन इधर आ जाएगी, कौन आ जाएगा फ्लोरीन, इधर आ जाएगा F, इधर क्या आ जाएगा F, इधर क्या है H, इधर क्या है F, इस विलयन में क्या बच जाएगा NaOH, NaOH मिलकर क्या बना देगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब विलयन में क्या गया सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार है कि अम्ल है, क्षार है, यानी इस विलयन का क्षारीय गुण क्या होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्या होने लगता है बढ़ने लगता है। लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा है, क्वेश्चन में जो पूछा है उसी बात करते हैं, बोला गया है एनोड यानी धनोद पर और कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, धनोद पर क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, तो धनोद पर आ रहा है फ्लोरीन, इस पर आ रहा है हाइड्रोजन, यानी फ्लोरीन हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दीजिए। ओके, बट यहाँ पर सवाल ऐसे ही बन सकता है, ऐसे बन सकता है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत अपघटन कराने पर जो विलयन होती है, विलयन की प्रकृति कैसी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए अम्लीय हो जाती है कि क्षारीय हो जाती है, उदासीन ही रहती है, नॉन ऑफ दिस, तो क्या होता है, तो धीरे धीरे कैसे हो रही है, क्षारीय हो रही है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विश्लेषण कराने पर उसका पीएच मान ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी नॉन ऑफ दिस। अब जब ये क्षारीय गुण बढ़ रहा है तो पीएच मान बढ़ेगा घटेगा, तो क्षार का पीएच मान ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है ना, तो धीरे धीरे 7 से क्या होगा बढ़ेगा। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टिक कर दीजिए। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर दिया SiO2, MgO, SO2, CrO2, ऑप्शन नंबर क्या डी, टी करेंगे। ये वाला कहाँ पर है, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में दिया है कि CrO2 क्या होता है, धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। ओके, यानी एक फैराडे विद्युत धारा, एक फैराडे क्या है विद्युत धारा यानी एक आवेश, तो एक फैराडे आवेश पर प्रवाहित बोला गया है इसमें प्राप्त मात्रा क्या होगी, देख फॉर्मूला पढ़े चलो, जब पढ़े थे विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, तो फ्राइडे का प्रथम नियम में डब्ल्यू क्या पढ़े चलो, डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू क्यू, जहाँ क्यू क्या है आवेश है, सो मिसाल भी सकते हैं डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू आई टी, इसको हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या लगाते हैं जेड आई टी। ओके, अब इस सवाल में क्या दिया यहाँ पर, एक फैराडे विद्युत धारा, यानी इस पूरा आई टी का मान क्या है एक फैराडे दिया था, बताइए डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा जेड आएगा, जब इसका मान एक तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड, इस जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड को हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक समतुल्यांक, तो जब इसका मान एक तो डब्ल्यू का मान जेड, तो याद कीजिए विद्युत रासायनिक समतुल्यांक क्या होता है, तो जब एक फैराडे आवेश प्रवाहित कराया जाता है तो मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, ऑप्शन है एंथ्रासाइड कोक, एंथ्रासाइड क्या होता है कोयला का एक प्रकार होता है, पढ़े होंगे लोग, बी दिया हीरा, सी दिया ग्रेफाइट, डी दिया चारकोल, तो इन चारों में चालक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो सी टी कर देंगे यानी ग्रेफाइट है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है, ऑप्शन है धनायन के परमाणु भार से, गलत, बी दिया है धनायन की गति से, सी दिया है ऋणायन की गति से, डी दिया है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मान क्या विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, राइट, याद द्वितीय नियम याद कीजिए, तो फ्राइडे के अपघटन के द्वितीय नियम में क्या था, इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघटन के समतुल्य भार के समानुपाती था, मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या था उसके समतुल्य भार के समानुपाती था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर दीजिए। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है, इसको आप रिएक्शन टाइप के लिख के भी बना सकते हैं, जो हम लोग देखे चलो, इसको आप फॉर्मूला से बना सकते हैं, कैसे, देखते हैं मुक्त पदार्थ की मात्रा डब्ल्यू का एक फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल चलो, ए बटा एन एफ इंटू आई टी। ओके, जहाँ ए क्या होता है मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, तो इसमें किसका बात कर रहे हैं मुक्त करता है, सब ऑप्शन में दिया है तांबा, तांबा यानी कॉपर, तो जब कॉपर का बात किया तो कॉपर का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 63.5 बटा में एन, एन क्या होता है वैलेंसी फैक्टर होता है, तो CuSO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, तो 2, एफ क्या है फैराड, तो 96,500 फैराड इंटू आई टी, आई टी पूरा पूरा क्या होता है आवेश होता है, तो आवेश कितना दिया 96,500, तो लिख देंगे 96,500, याद कीजिए क्यू इक्वल टू क्या होता है आई टी होता है, यानी 96,500 आ गया। अब ये दोनों के दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है 63.5 बटा 2, इसको भाग कर दो 2 6 एक पड़ जाएगा, एक मिनट या 3 होगा ना, देखिए 2 3 6, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना आएगा 5 2 7 14, यानी 31.7
5, 31.75 कितना आएगा 31.75। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, तो बीटी कर देंगे, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बीटी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। अब ये भी सवाल है कि पिछले सवाल की तरह यहाँ दिया है द्रवित सोडियम क्लोराइड, यहाँ लिखा है द्रवित। यदि यहाँ पर होता है ना गलित सोडियम क्लोराइड, सवाल आसान होता है, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं आएंगे, परंतु द्रवित दिया है तो इसका कैसे बनाएंगे, जस्ट पिछले कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। अच्छा हटा दिए, देखते हैं, चलिए जल्दी बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी इसमें क्या होगा, Na+ और Cl- होगा। अच्छा एक मिनट, अच्छा यहाँ पर द्रवित दिया है, ये तो आसान है, द्रवित सोडियम क्लोराइड दिया है ना, तो बहुत आसान है। क्यों, उस बर्तन में क्या होगा, सिर्फ Na+ और Cl- आयन होगा। ठीक है, अब तो यहाँ पर ये मान लेते हैं एनोड है और ये वाला क्या है, कैथोड है। कैथोड है तो सॉल्व में क्या दिया गया है, कैथोड पर मुक्त होता है। अब तो कैथोड पर कौन मुक्त होगा, Na+, कैथोड होता है माइनस, तो प्लस वाला इस पर आएगा, यानी कैथोड पर क्या मुक्त होगा, सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। NaCl के जलीय घोल, अब यहाँ पर क्या जलीय घोल, अब जलीय घोल का मतलब क्या होगा, इसमें H2O है, तो H2O क्या होगा H+ और OH- है। अब धनायन में कौन जाएगा, तो वरीयता का सिद्धांत लगाइए, तो Na+ और H+ दोनों में कौन जाएगा, H+ जाएगा, तो इसमें अब यहाँ पाएगा H+, क्या आएगा H+, ध्यान देंगे। अब ये दोनों में कौन जाएगा, तो दोनों में OH आएगा, तो यहाँ सॉरी OH नहीं Cl जाएगा ना, Cl इधर आएगा Cl। इसका भी एक सीरीज लिखे चलो, एक श्रेणी लिखे चलो ना, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखे चलो कि इन दोनों में कौन जाएगा, तो Cl जाएगा। तब यहाँ पर आ गया H और यहाँ पर आ गया Cl, तो क्या बचा NaOH बचा। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कैथोड पर मुक्त होता है, तो कैथोड पर क्या आ रहा है H आ रहा है, H माने हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहीं दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर LiCl NaCl KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता, यानी चालकता की बात की है। ओके, तुल्यांकी चालकता की बात की है, सही क्रम क्या है। अब देखिए जो तुल्यांकी चालकता है किस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे देखिए इन तीनों में हमको तुलना करना है। ओके, इस सब में क्या है Cl कॉमन है, Cl क्या है कॉमन है, अलग अलग क्या है Li Na यानी Li+ Na+ और K+। और हम एक बात जानते हैं, जो समतुल्यांक सुचालकता होता है ना, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा सब में Cl सेम है, तो Cl से तुलना कर नहीं पाएंगे, अब Li Na K इन सब के त्रिज्या से तुलना करना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, तो जो यहाँ पर चालकता होता है ना, ये क्या होता है, ये त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, यानी त्रिज्या अधिक तो चालकता कम, त्रिज्या अधिक तो चालकता कम। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पर जो Li+ है क्या है एक्वस है, क्या है यानी जलयोजित। तो याद कीजिए 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े होंगे लोग, जलयोजित त्रिज्या, हाइड्रेटेड रेडियम। हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है, उसमें एक चीज सीखेंगे, मान लीजिए हम Li Na K की बात करें, जब इनको हम Li+, Na+ और K+ किस स्टेट में ले, गैसियस स्टेट में ले, तब इनके परमाणु त्रिज्या क्रम क्या हो, परमाणु त्रिज्या क्रम, तो लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम। लेकिन जब इनका हाइड्रेटेड रेडियस की बात करें, जलयोजित त्रिज्या की बात करें, तो उल्टा हो जाता है, Li+ Aq, Aq माने एक्वस, Na+ Aq और K+ Aq, तो ये वाला क्रम क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जलयोजित लिथियम की त्रिज्या जलयोजित सोडियम आयन की त्रिज्या से क्या होता है, अधिक होता है। अब ये यहाँ पर ये सब के सब क्या है, जलयोजित है, ये सब के सब क्या है, जलयोजित है। देखिए यहाँ विलयन में दिया है ना, इस सब के सब क्या है, जलयोजित है, ये भी क्या है, जलयोजित है। अब जलयोजित है तो किसका आकार बड़ा है, लिथियम का आकार बड़ा है। जब लिथियम का आकार बड़ा, त्रिज्या बड़ा, तो चालकता कम, यानी लिथियम का कम होगा, पोटेशियम का ज्यादा होगा। देखिए किस ऑप्शन में पोटेशियम ज्यादा, देखिए तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में पोटेशियम ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर का टिक बी टिक कर देंगे। ओके, आगे देखने की जरूरत भी नहीं, देख भी लीजिए, पोटेशियम में ज्यादा, उससे कम सोडियम का, सबसे कम किस है लिथियम, क्योंकि लिथियम का आकार क्या हो गया, बराबर बड़ा हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको हटाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता, यानी तुल्यांकी चालकता, ये क्या दिया है, तुल्यांकी चालकता दिया है, लेमडा इक्विवेलेंट दिया है, कितना दिया 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। फिर दिया विशिष्ट सुचालकता, यानी विशिष्ट चालकता, यानी कापा का मान दिया कितना, इतना दिया है। तो बोला BaSO4 का KsP, यानी सोलुबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है, सोलुबिलिटी यानी विलीयता गुणांक निकालना है, विलीयता गुणनफल निकालना है। ओके, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, अच्छा एक मिनट, अच्छा सोचिए हमको निकालना क्या, विलेयता गुणनफल। तो विलेयता गुणनफल कब निकाल पाएंगे, जब इसमें Ba2+ और SO4, Ba2+ का विलेयता पता हो और SO4 2- का विलेयता पता। जब दोनों का विलेयता पता होगा तो दोनों का विलेयता गुणनफल ही क्या होगा, विलेयता गुणनफल होगा। ओके,
अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, विलीयता निकालना है। तो विलीयता का मतलब क्या निकालना है, मूल अंश निकालना है कि मूलरता निकालना है कि नॉर्मलता निकालना है, क्या निकालना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया, एम स्क्वायर। जनरली क्या होता है हम लोग मोलरता ही, देखिए ये क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े लोग। बोले क्या होता है, मोलर सांद्रता होता है। क्या होता है, यानी आपको यहाँ पर विलीयता के रूप में क्या निकालना होगा, मोलर सांद्रता यानी मोलरता निकालना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट काम क्या करेंगे, इसकी मोलरता निकालेंगे। तो मोलरता निकालते हैं तो सबसे आगे जो सवाल में दिया उसको लिख लेते हैं। तो सवाल में क्या दिया है, लेमडा इक्विवेलेंट का मान दिया है, कितना दिया है, 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके देखिए तो 400 दिया है। अगला देखिए कपा का मान दिया है 8 × 10 के पावर -5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलरता। ये क्या निकालना होगा, मोलरता निकालना होगा। तो लेमडा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दीजिए, क्या पढ़े चलो, K × 1000 अब बट्टा में n, जहाँ n क्या था, नॉर्मलिटी थी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मोलारिटी यानी मोलरता। तो इस नॉर्मलता को हम लिख सकते हैं वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलरता, याद कीजिए, ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं लोग। तो हम लिख सकते हैं n × m, लिख सकते हैं n × m। हम इसमें किसका मान निकालना है, m का मान, तो बाकी सबका मान पुट करते हैं। तो लेमडा इक्विवेलेंट का मान कितना दिया है, 400। ओके, कापा का मान 8 × 10 के पावर -5 इंटू कितना है 1000 डिवाइडेड बाई n, n माने वैलेंसी फैक्टर। तो बताइए BaSO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए लिख देंगे 2 इंटू मोलरता नहीं दिया तो m डाल देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, 2 चौका 8 4, यहाँ कट जाएगा तो यहाँ पाएगा 100, 00 से 00 कैंसिल। ओके, तो ये कितना आ गया, तो यहाँ पर इस m को यहाँ करते हैं तो यहाँ पर m का मान कितना आ गया, 10 के पावर -5 इंटू 10, तो 10 के पावर -5 और 10 कितना देगा, 10 के पावर -4 मोलर के पता लिखते हैं या मोल पर लीटर लिख सकते हैं। ओके, ये आ गया मोलरता, किसका मोलरता आ गया, ये पूरा। ये अब देखिए जब ये मोलरता आया इसमें क्या होगा, Ba2+ भी होगा, SO4 2- भी होगा, और जितनी सांद्रता इसका उतना ही सांद्रता इसका। ऐसा क्यों होगा, देखिए ध्यान से, जब BaSO4 का अपघटन होता है क्या बनेगा, Ba2+ SO4 2-। ओके, तो जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा, दोनों का सांद्रता क्या होगा, सेम होगा। अब हमें निकालना क्या है, KSP, तो हमें निकालते हैं KSP, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2-। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 10 का पावर -4 मोलर, इसका भी कितना होगा, 10 का पावर -4 मोलर। तो 10 का पावर -4 10 का पावर -4 आधार से हम तो पावर जोड़ते हैं तो -4 कितना जाएगा, -8 मोलर 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 स्क्वायर। तो 10 का पावर -8 मोलर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो BT कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अच्छा अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला दिया है, तो स्टेटमेंट वाला खुद से ध्यान से पढ़ेंगे और बना लेंगे। नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, अब स्टेटमेंट वाला सवाल नहीं आ रहा है। एक और बात, जब आप परीक्षा देंगे तो परीक्षा में ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे नहीं सब क्वेश्चन, तो कोशिश करेंगे इसको ना बनाए। और यदि आपको 80 में 40 आसान सवाल नहीं मिलेगा तब नहीं सब बनाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ये सब तो ख्याल रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा समय मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। और आसान सवाल जल्दी जल्दी बन जाएगी, इससे क्या होगा, सब्जेक्टिव बनाने का मौका ज्यादा मिलेगा, समय ज्यादा मिलेगा, उससे आप बेहतर सब्जेक्टिव पर फोकस कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं, बिलियन में। ऑप्शन ए दिया विद्युत अपघटन, अच्छा अपघट्य, सॉरी ये विद्युत अपघट्य, क्या दिखा है, विद्युत अपघट्य, विद्युत अनअपघट्य, अपघट्य होगा। H2O अणु तांबे के तार। अब यहाँ पर क्या लिखा है, बिलियन में लिखा है, तो बिलियन में विद्युत का संचालन कौन करते हैं, विद्युत अपघट्य करते हैं। हम पढ़े विद्युत अपघट्य के बिलियन क्या होते हैं, विद्युत संचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। ओके सर, तांबा का तार भी तो चालन करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया, बिलियन दिया, इसलिए हम क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। अगला क्वेश्चन, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, तो क्या होता है, L/A होता है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी और प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक सर क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया, आर्हेनियस ने दिया था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो BT कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, सेल का विद्युत वाहक बल होता है, क्या तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो BT कर देंगे। अगला क्वेश्चन, Zn2+U, ये क्या है, क्या एडिनियल से लेना, ऑप्शन नंबर क्या है, बी, तो BT कर देंगे। क्वेश्चन दिया यहाँ पर, ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः इतना इतना और इतना है, तो उनकी अपचयन शक्ति के क्रम में ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन किया, अपचयन शक्ति, ठीक है। तो बता दें आपको, देखिए जब ये विभव का मान प्लस में बढ़ता है, किसमें बढ़ता है, प्लस में, प्लस की ओर जाता है, सिंबल माइनस वाला कम मानिए, प्लस वाला ज्यादा मानिए। तो ऐसे आप समझ सकते, जब विभव का मान बढ़ता है ना, उसका अपचयन शक्ति यानी अपचयन होने की क्षमता बढ़ती है। अपचायक शक्ति घटता है, परंतु अपचयन शक्ति क्या होता है, बढ़ता है।
या अपचयन, यदि यहाँ पर अपचायक होता तो आंसर कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है अपचयन शक्ति, तो हम ये मान के चल रहे हैं ना जिसका अपचयन ज्यादा होगा उसका अपचयन शक्ति ज्यादा होगा। ओके, तो चलिए, तो हमने क्या बोला, V का मान बढ़ने से अपचयन ज्यादा होता है। इसे जान सकते हैं जो ऑक्सीकारक होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जिनका अवकरण होता है, जिनका अपचयन होता है, तो जिनका होगा अपचयन उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। इसमें बोला है अपचयन शक्ति ये क्रम है, यानी ऑक्सीकारक का क्रम निकलना, जिसका ऑक्सी जो अच्छा ऑक्सीकारक हो उसका अपचयन अच्छा, उसका अपचयन क्या होगा अच्छा, तो बोला अपचयन शक्ति के क्रम है। तो हमने क्या बोला, तो हमने बोला कि जब विभव का मान बढ़ेगा तो अपचयन शक्ति बढ़ेगा, तो सबसे अधिक विभव किसका है, तो ए का है, किसका है, ए का है, तो ए यानी सबसे अधिक ए होगा, या तो ऑप्शन नंबर ए ना तो बी। अच्छा, सबसे कम किसका है, इसका है, बी का है, सबसे कम बी का, यानी ऑप्शन सबसे अधिक ए का, सबसे कम बी का, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, यदि यहाँ पर रहता है अपचायक शक्ति का क्रम क्या, अपचायक शक्ति, जब अपचायक शक्ति का क्रम बोलता है ना तो माइनस वाला सबसे अधिक हो जाता है, तो माइनस में सबसे अधिक इसका था ना, यानी सबसे अधिक कौन हो जाता है, बी हो जाता है, और सबसे कम हो जाता है ए, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, डी। यदि यहाँ अपचायक शक्ति दिया होता है तो ऑप्शन नंबर डी होता है, परंतु यहाँ पर अपचयन शक्ति दी, इसलिए हम क्या टिक करें, ऑप्शन नंबर बी टिक करें। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, एनोड, तो एनोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है, लेकिन विद्युत अपघटन सेल में क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल दिया था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ए टिक कर दीजिए। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, अच्छा 5 से 7 तक, यानी क्या है, यहाँ पर उदाहरण टाइप का क्वेश्चन है, पैराग्राफ दिया है और एक कुछ क्वेश्चन आंसर करना है, कहाँ से कहाँ तक, 5 से 7 तक। अब इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आते हैं, परंतु आपको ये ट्राई करना चाहिए, ट्राई कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन बना सकते हैं। ईंधन सेन के बारे में दिया है, देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर संक्षारण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण है धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान, CO2 की जल में उपस्थिति, राइट, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो CO2 क्या होता है, जल में जल से अभिक्रिया और क्या बनाता है, कार्बनिक अम्ल बनाती है, याद कीजिए लोग। CO2 जो था H2O से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, H2CO3, H2CO3। तो हम लोग जो पढ़े थे ना संक्षारण का प्रोसेस, उसमें ये सब देखे थे। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल कौन है, ऑप्शन ए लेक्लान सेल, बी दिया लेड स्टोरेज बैटरी, सी दिया सांद्रण सेल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, द्वितीयक सेल होता है, क्या होता है, द्वितीयक सेल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है, तो बोला गया सेल अभिक्रिया इतना का, अच्छा एक मिनट, सेल अभिक्रिया इतना का विद्युत वाहक बल है। अच्छा, यानी आपको इसका विद्युत वाहक बल निकालना है, ठीक है। तो बताइए सेल का विद्युत वाहक बल, ई सेल क्या होता है, बताइए ई सेल। यहाँ पर मानक डाल दिया तो ई नोड लेंगे, ई नोड सेल, ई नोड सेल क्या होगा, तो ई नोड कैथोड, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, याद कीजिए। और ये दोनों का हम क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, इसलिए मैं ली थी आर, क्या ली थी आर, आर मान क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देख कैथोड का लेना है रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसमें कैथोड कौन है, तो जिसका होता है अपचयन होता है कैथोड। तो मैं देख रहा Zn2+ इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण हो रहा है क्या है, एनोड है, यानी Zn क्या है, ये एनोड है, और Fe क्या है, कैथोड है, Fe क्या है, कैथोड। अब हमें यहाँ पर लेना है Fe का, यानी कैथोड यानी Fe का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो यहाँ पे Fe कहाँ पर है, यहाँ पे Fe, Fe का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ध्यान देंगे, Fe से Fe2+ बन रहा है तब पोटेंशियल दिया है। देखिए हमें क्या निकालना, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया लेकिन हमको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी प्लस में क्या कर देंगे, माइनस, प्लस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -0.41, या माइनस है तो माइनस। अब एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, तो एनोड में क्या है, जिंक है, तो जिंक का देखिए अब रिडक्शन चलेगी, ये भी ऑक्सीडेशन ने दिया है, ठीक है, हमें चाहिए रिडक्शन, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो प्लस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा -0.76। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ गया, -0.41 माइनस माइनस प्लस 0.76, तो कितना गया, 6 में से गया 5, 7 में 3, यानी 7 में 4 गया 3, 0.35 प्लस में, किसमें आएगा, प्लस में आएगा, तो 0.35 वोल्ट कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है। ऑप्शन ए दिया लेड डाइऑक्साइड घुलता है, बी दिया H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो H2SO4 क्या होता है, पुनः उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर दिया गया है। ओके,
दिए गए सेल यानी इस सेल के विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। चलिए अब बताइए इसके लिए विद्युत वाहक बल निकालना है, यानी वो निकालना है ई नोड सेल। तो क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पर, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, वो भी कैसा लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ई नोड कैथोड, कैथोड इसमें कौन है, तो जिस देखिए यहाँ पर एसएन से क्या बन रहा है, एक मिनट, एसएन से SN2 प्लस बन रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण यानी क्या है, ये एनोड की तरह काम करेगा। और ये वाला क्या है, कैथोड, ये वाला क्या है, कैथोड। आगे हमें किसका लेना है, आगे हमें लेना है कैथोड, किसका लेना है, कैथोड का। तो इसमें कैथोड कौन है, कैथोड इसमें दिया है सिल्वर, तो सिल्वर कैथोड की तरह काम कर रहा है। अब देखिए Ag प्लस से Ag बन रहा है, यानी क्या है, रिडक्शन ही हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यानी हम क्या लेंगे 0.80 माइनस ई नोड एनोड, एनोड यहाँ पर कौन है, एसएन, तो एसएन वाला का भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया, देखिए तो 2 प्लस से 0 पर है, इन ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इन अवकरण हो रहा है, तो कितना दिया है, माइनस 0.14, तो कितना गया यहाँ पर 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.14, तो कितना गया यहाँ पर 4 8 1 9 0.94 0.94 दिया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है, कैसा सेल है, ईंधन सेल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ए बी सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना 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 है, इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता, यानी कि अवकरण दिया है, अवकारक नहीं दिया, अवकारक दिया होता तो कुछ और होता है, बट अवकरण क्षमता सबसे अधिक, यानी किसका अवकरण सबसे अधिक होगा। तो अवकरण क्षमता कैसे बढ़ता है, तो जैसे जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा उससे अवकरण क्षमता बढ़ेगा। जैसे प्लस में कौन है, तो प्लस में दिया है डी, ओके, बाकी सब तो माइनस में, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेडन से जेडन और CuSO4 से Cu। अब इस सेल का क्या निकल, विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, इसका कैथोड, इसमें खाली पहचानना है कैथोड कौन है, तो कैथोड पर क्या होता है, अवकरण होता है। तो हम देख रहे हैं Cu 0 से क्या हो रहा है, सर यहाँ पर Cu क्या है 2 प्लस ग्रुप में है ना, यहाँ पर 0, यानी यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन में घट रही है, अवकरण हो रहा है। तो अवकरण किस हो रहा है, कॉपर पे, इसमें बोला गया कैथोड कौन है, यानी कॉपर वाला, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके, इसमें कैथोड कौन है, कॉपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हाँ, इस तरह कर क्या होता है, बेहतर रसायन वाला ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, तो उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, इसका कॉपर की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो ये और ये बन रहा है, इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। देने के लिए इस रिएक्शन का अर्ध आयु काल क्या है, अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र, यानी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। फिर यहाँ दिया N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया के संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाते हैं। जब अभिक्रिया खत्म होता है तो N2 कितना लीटर होता है, 100 लीटर होता है। प्रतिक्रिया दर प्रति मिनट इकाई में, ऐसे 1 मिनट, यानी आपको निकालना है एक मिनट प्रति मिनट, यानी मिनट इनवर्स इकाई में। तो मिनट इनवर्स इकाई में क्या होगा, दर नहीं होगा, यहाँ दर स्थिरांक बोल रहा है। क्या बोल रहा है, जब यहाँ मिनट इनवर्स में निकालना है तो क्या होगा, दर होगा नहीं, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो एक्चुअली में इसमें क्या निकालना है, वेग स्थिरांक निकालना है, यानी आपको के का मान निकालना है। ओके, चलिए तो सबसे पहला बात के का मान हमको, आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसा है, कैसा रिएक्शन है। तो मिनट इनवर्स किसका मात्रक होता है, समय इनवर्स प्रथम कोटि वाला होता है, तो प्रथम कोटि होगा। ये यहाँ भी देखिए क्या दिया, यहाँ पर यहाँ दिया रहा है कि N2 का आयतन 10 मिनट बाद, ऐसे 1 मिनट, यहाँ पर दिया देखिए, प्रतिक्रिया का अर्ध आयु प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। तो किसकी अर्ध आयु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, तो क्या प्रथम कोटि क्या होता है, याद कीजिए 0.693 बटा के, इसमें कोई अभिकारक की सांद्रता है नहीं ना है। तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और यहाँ से भी पता कर सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये वाला कौन सा कैसा रिएक्शन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो अभी प्रथम कोटि अभिक्रिया का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिएक्शन लिख सकते हैं, रिएक्शन क्या दिया, इसको लिख सकते हैं C6H5, एक कैसे क्या लिख सकते हैं, C6H5, और ये क्या दिया है यहाँ पर N2Cl, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉपर की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है C6H5Cl, अब प्लस बन रहा है N2। ओके, उसने क्या दिया है, बोल रहा है कि 10 मिनट के बाद 10 लीटर, अच्छा 10 मिनट बाद, एक काम करते हैं, प्रारंभ में कुछ ना कुछ होगा ना, तो 1 मिनट,
अच्छा तो प्रारंभ में कितना होगा पता है? नहीं ना पता है। इसमें 10 मिनट वाला दिया है, तो काम और जो दिया है उसको थोड़ा ये छोटा करते हैं। ओके चलिए, अब देखिए यहाँ पर t बराबर 10 मिनट पे, t बराबर 10 मिनट पे क्या दिया है? तो ये कितना इंटरवल देखिए तो 1 मिनट प्रारंभ वाला चाहिए ना। ये मानते हैं t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 मैंने क्या हो? प्रारंभ में। तो प्रारंभ में कितना है नहीं पता है ना, तो प्रारंभ में कितना है नहीं पता, इसको x देखना। 1 मिनट कितना है नहीं पता है। अब इसमें क्या दिया? t बराबर 10 दिया, 1 मिनट 10 वाला तो है, t बराबर 10 मिनट पर, इसको मिटाते हैं। t बराबर 10 मिनट पर, ओके ठीक है यहाँ पर। तो बोले 10 मिनट बाद N2 का आयतन 10 लीटर कितना होता है? 10 लीटर, यानी N2 यानी वाला होता है 10 लीटर। कितना होता है? 10 लीटर। तो बोल रहा है कि अभिक्रिया संपूर्ण होने पर होता है 100 लीटर। कितना होता है? 100 लीटर। जब अभिक्रिया संपूर्ण होता है कितना होता है? 100 लीटर, यानी संपूर्ण होने पर, अभिक्रिया संपूर्ण होने पर ये कितना होता है? 100 लीटर। ओके अब ध्यान दीजिए, बाई में मान लेते हैं शुरू में कितना है? शुरू में मान लेते हैं ये है 5, कितना है? 5। तो हई दोनों कितना होगा? 0 होगा, जाहिर सी बात। चलिए 50 होते हैं, शुरू में 50 है, दोनों क्या होगा? 0 होगा। दोनों क्या होगा? 0 होगा। अब जब ये पूरा खत्म हो जाएगी, संतुलित है, ये ऑलरेडी संतुलित है, संतुलित है नहीं है ना। अब जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये 1 मोल, तो ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल बोल रहा है, यानी 1 मोल इससे दोनों का 1-1 मोल बोल रहा है। तो 50 अणु से दोनों का 50-50 बनेगा। सोचिए अब जब ये पूरा खत्म हुआ तो जीत ये खत्म जब होगा ना 50, तो यहाँ पर N2 कितना बन जाएगा? 50। कितना बन जाएगा? 50। अब सोचिए अभिक्रिया खत्म होने वही आ रहा है 100 लीटर, कितना रहा है? N2 आ रहा है 100 लीटर। इसका मतलब क्या होगा? अभिक्रिया खत्म पूरा खत्म हो गया तो आ रहा है 100 लीटर। तो इसका मतलब क्या होगा? शुरू में कितना होगा? 100 लीटर होगा। कितना होगा? 100 लीटर। तो जब ये अभिक्रिया खत्म तो 0 हो गया। तो अब बताइए प्रारंभ में ये कितना होगा? प्रारंभ में सोचिए, बताइए प्रारंभ में ये कितना होगा? 100 लीटर होगा। तो यहाँ के खत्म होने पर 100 लीटर बन रहा है, तो शुरू में 100 लीटर, तो ये 0 और 0 क्या होगा? 0 0। ये कब का है? t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर। खैर आते हैं सवाल पर, हमें क्या निकालना है? के। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 बटा टी लॉग आर नोट बाई आर, आर नोट बाई आर। तब देखिए 2.303 समय कितना लेंगे? तो ये 0 है, यहाँ पर 10 है, तो समय अंतराल कितना है? 10 मिनट यहाँ लेते हैं, 10 मिनट। तो लॉग जब हम ये समय अंतराल, यहाँ पर तो समय अंतराल नहीं पता है ना, अब संपूर्ण कब होगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला समय अंतराल लेंगे। तो कितना रहे? 10, यहाँ 10। तब इस समय अंतराल के लिए आर नोट का मान कितना होगा? आर नोट मान शुरू वाला, तो शुरू में कितना था? 100 लीटर। चलिए 100, ये 100 लीटर कहाँ से पता लगा? यहाँ से पता लगा। कैसे? जब ये पूरा अभिक्रिया खत्म हुआ तो जितना ये था उतना ही नहीं ये बनेगा, इसलिए यहाँ पर 100। अब बटा में क्या है? आर, आर माने क्या है? टी समय पर कॉन्सेंट्रेशन। तो कितना है? 10 लीटर, यहाँ लिख देंगे 10। क्या लिख देंगे यहाँ पर? 10। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 0 0 खत्म में कितना गया? 2.303 बटा 10, यहाँ पे क्या है? log 10। log 10 का मान क्या होता है? 1, यानी कितना गया? 2.303 बटा में 10। ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए गड़बड़ नहीं है। 100 लीटर शुरू में था, बाद में 10 लीटर, सही है। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सक्रिय भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टी करेंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, एक और बात सक्रिय भार में कंफ्यूज मत होइएगा लोग। 11th क्लास में जो पढ़े थे लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसमें पढ़े थे लोग ये जो मोलर सांद्रता था ना, मोलर सांद्रता, इसी को हम लोग बोलते हैं सक्रिय भार। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रिय भार। और इसमें क्या दिया? अभिक्रिया की दर। तो दर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े लो ना, रेट इज इक्वल टू क्या पढ़े लो? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 40। अब 40 कुछ भी हो सकता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सक्रिय भार, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, ऑप्शन नंबर ए समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है। तो क्या होता है? अभिक्रिया की दर समय, जैसे जैसे समय बढ़ता है अभिक्रिया की दर क्या होती है? घटती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी। तो बी टिक करेंगे। ओके इससे अगला क्वेश्चन क्या दिया है? रासायनिक अभिक्रिया 2O3 से 3O2 बन रहा है, निम्न प्रकार से होती है। अब देखिए जो अभिक्रिया कितने स्टेप में हो रही है? 2 स्टेप में हो रही है। एक हो रहा है तीव्र, एक हो रहा है मंद। ओके तो बोला इस अभिक्रिया का वेग समीकरण है। तो याद कीजिए लोग, जो अभिक्रियाएं 1 से अधिक स्टेप में होती थी तो उसका वेग समीकरण हम लिखते थे तो किस पद की सहायता से लिखते थे? वेग निर्धारक पद। तो वेग निर्धारक पद क्या होता था? जो मंद गति से होने वाला वेग ही क्या होता है? वेग निर्धारक पद होता है। जैसे मंद गति से कौन हो रहा है? ये वाला हो रहा है, तो ये वाला होगा वेग निर्धारक पद। तो इसका हमें क्या लिखना है? वेग समीकरण। तो वेग समीकरण से क्या होगा? तो वेग इसको लिख सकते हैं के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, और यहाँ पावर में क्या आता है? तो यहाँ x और यहाँ पर y। अब x y कहाँ से आता है? तो
प्रायोगिक डेटा होता है, प्रयोग करके निकालते नहीं कि यहाँ पर देख कर लिख देंगे यहाँ पर 1 यहाँ पर 1। बट इसमें क्या कहीं सबके बारे में दिया है, नहीं दिया है ना, तो नहीं दिया तो हम यहाँ क्या मान लेंगे 1 1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 1 दिया है। ठीक है, अब जब एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है, यहाँ जो पावर में होता है हम यहाँ से देख कर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, पर जो आप पढ़े तो याद कीजिए लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम उसमें जो पढ़े चलो ना थी साम्यावस्था स्थिरांक, उसमें क्या पढ़े चलो, उसमें इसी को हम पावर में डाल देते हैं। ओके, फिर कोई बात नहीं, देखते हैं ये इतना आ गया। तो बट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कहीं दिया है, देखिए तो यहाँ O3 दिया है, यहाँ पर O3 O2 दिया है, बट यहाँ पर O3 और O आ रहा है, यानी इसमें O3 O2, यहाँ भी O3 O2 दिया है। ओके, इसमें सिर्फ O3 दिया है, यानी कहने के यहाँ से O हटाना है, क्या करना है, O हटाना है, तो फिर वो कहाँ से हटाएंगे, तो हम यहाँ से तो इसको लिख लिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ इसको यूज करें, तो चूंकि तीव्र गति से और ना तीव्र गति से, तो इसको एज इट इज क्या बोलते हैं, मैंने साम्य अवस्था के रूप में ले सकते हैं। ओके, साम्य अभिक्रिया के रूप में ले सकते हैं। अब बता देंगे जब परीक्षा में ऐसा सवाल आएगा ना, तो विकल्प चूंकि 70 में 35 बना था, आप ऐसा सवाल स्किप कर देंगे, क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। देखिए तो ये सवाल कब का है, 2022 में आया हुआ था। 2022 में जब स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे उस समय क्या था, 70 में 35 बनाना था, यानी इस आसानी से स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। तब यहाँ से बताइए हम इसके साम्य अवस्था, साम्य स्थिरांक ज्ञात करें, इसका तो क्या आएगा, तो पढ़े होंगे लोग, के का फॉर्मूला क्या होता है, तो के का फॉर्मूला होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या होगा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O, या चूंकि 1 1 दिया था, पावर में 1 1 लिखेंगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बटा में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी O3। ओके, अब हम यहाँ से क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O निकालना है, कि O यहाँ से पर नहीं रखना है, गायब करना, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O कितना आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर Kc इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, ये बटा में जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। किसका मान है, O का, इस O के मान को हम यहाँ पुट कर देते, क्या है, यहाँ पर आ जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O कितना आ गया, Kc इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, अब बटा में कितना आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कितना आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। ओके, अब इसको हटा देते हैं, चलिए इसको इधर करते हैं, ध्यान देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो अब ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक कांस्टेंट बन जाएगी, इसको K मान लेते हैं, इसको K डैश मान लेते हैं, क्या मानते हैं, K डैश मान लेते हैं। अब देखिए O3 और यहाँ पर O3, तो दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या है O2 है, तो बट्टा में ऊपर है तो माइनस हो जाएगा, यानी O2 माइनस 1, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर O2 माइनस 1, O3 का स्क्वायर O2 माइनस 1। ऑप्शन नंबर क्या है, बी में है, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान क्या होता है, क्या होता है ताप गुणांक का मान, 2 और 3 के बीच होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो ए टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। रासायनिक अभिक्रिया इतना के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अब इसका दर, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत 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 ज्यादा होती है, इसलिए उसको आप सीख लेंगे बढ़िया, ठीक है। बोल रहा है इसमें निरूपित करने का तरीका क्या है। अब देखिए इसमें दिया है ए, अब ए को लिया था, जब ए, तो ए क्या है, रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा, कंफर्म में माइनस आएगा, da/dt लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, 2 है तो बटा में 2 लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है, बट आगे भी देख लेते हैं। बी लिया है तो माइनस da/dt है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, यानी ये भी सही है। सी दिया है, अब देखिए प्रोडक्ट है तो प्लस में लेंगे तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, वेग समीकरण किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किसी पदार्थ की अभिक्रिया, अब देखिए यहाँ पर दिया ना, वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, ताप पर। अब ताप पर निर्भरता यदि आर्हेनियस समीकरण पढ़े चलो, क्या पढ़े चलो, K बराबर A e के पावर माइनस EA बाई RT। ओके, ये है ताप पर निर्भरता किसका, वेग स्थिरांक। ओके, इस ऑप्शन नंबर आ गया। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, सक्रिय भार पे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक करेंगे। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई होता है, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, कैसे, तो पढ़ते लीटर के पावर में 1 जोड़ने से कोटि प्राप्त होता है, लीटर के पावर में -1 1 जोड़े तो खत्म हो जाए, 0 आ जाएगा, बट यहाँ पर द्वितीय कोटि चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। बी देखते हैं, लीटर का पावर -1 है, 1 जोड़े तो 0 यानी भी खत्म। सी देखिए लीटर के पावर में 1 है, 1 जोड़े तो 2, कितना है 2, यानी ये वाला हो सकता है, आगे चेक करते हैं, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, इसे क्या करना है, निकालना होगा, कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे। तो देखिए आप इसको निकाल सकते हैं कैसे, तो वेग बराबर क्या होता है, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर कोटि, द्वितीय कोटि दो लिख दें, तो क्या निकालना है, वेग स्थिरांक का मात्रक, तो ले सकते हैं वेग बटा रिएक्टेंट, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर का होल स्क्वायर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर का स्क्वायर आ गया। देखिए तो यहाँ पर अब इसका मात्रक निकालना है, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये क्या है, वेग, अभिक्रिया का वेग, बटा में कॉन्सेंट्रेशन,
यानी मोलरता का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके कितना है, देखिए तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बटा में क्या है, मोल स्क्वायर लीटर पावर -2। ओके, मोल से स्क्वायर गया तो ये मोल का पावर -1 हो जाएगा, तो मोल के पावर -1 देखिए कहीं दिया है इसमें दिया है, इसमें तो नहीं दिया, तो ये गया इन ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा सी। देख लीजिए लीटर है तो इसमें माइनस ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, तो लीटर आ जाएगा, और सेकेंड है तो सेकेंड इनवर्स रहेगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हाँ, dx/dt बराबर इतना, और जब pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया की दर 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अभिक्रिया एक कोटि निकलना है, ठीक है। अब सोचिए यानी यहाँ पर जो पावर n है यही ना कोटि बताएगा, यदि ये 2 होगा तो अभिक्रिया की कोटि 2, या 3 होगा तो 3। अब कितना होगा, तो यहाँ पर बोला गया प्रतिक्रिया की दर कितने गुनी, 100 गुनी हो जाती है। कब, जब pH मान 2 से 1 करते हैं तब। ऐसा मान वैसे बोलते हैं एज का कॉन्सेंट्रेशन, एज का कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए आपसे बोले 2 गुना करने से अभिक्रिया की दर 4 गुना होती है, कितनी होती है, 4 गुना। आप सोचिए 2 गुना किए तो यह क्या रखेगा, ये 4 होते हैं, 2 है तो 2 2 तो इस पर 4 रहेगा। यानी सीधी सी बात, ये सवाल तभी बनेगा जब क्या पता रहे, आपको ये पता चल पाए कि pH मान 2 से 1 करने पर, pH मान 2 से 1 करने पर ये जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है ना कितना गुना होगा, तभी सवाल बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, चल देखते हैं। तो pH मान 2 से 1 करने पर, अच्छा बताइए, तो pH मान 2 था पहले, अब 2 से क्या होगा, pH 1 होगा, क्या होगा, pH मान 1 होगा। तो बताइए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। क्यों, जब pH मान घटता है तो अम्लीयता बढ़ता है, यानी H+ आयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। कैसे, याद कीजिए pH का फॉर्मूला क्या पढ़े, याद कीजिए pH का फॉर्मूला क्या होता है, तो pH को हम लिख सकते हैं, याद है, pH बराबर -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। ओके, इसको ऐसा लिख सकते हैं, log 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। अब जैसे लिखना वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बराबर 2 है तो 2, ये कितना आएगा यहाँ पर माइनस इधर पे तो क्या गया, log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये कितना जाएगा, -2, कितना जाएगा, -2। जैसे कितना आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H बराबर 10 के पावर -2, 10 के पावर, यहाँ log इधर है तो आधार में क्या आएगा, 10 आएगा ना, 10 के पावर -2 नहीं आ गया, 1/100, 1/100। चलो इसकी बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक ये लिए थे, अब वो फॉर्मूला लेके चेक करते हैं कि दोनों फॉर्मूला सेम। कैसे, log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1/H+, ऐसा नहीं कि सर यही लेंगे, आप ये लीजिए, चाहिए लीजिए, बात की है, हम दोनों बताते हैं, या 1 है तो 1। अब देखिए log है, इधर है तो 10, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, यानी 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बराबर 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 यानी 10। अब हमको चाहिए H+ का कॉन्सेंट्रेशन, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहाँ पर, 1/10, कितना गया, 1/10। ध्यान देंगे। अब देखिए 2 से 1 होने का मतलब क्या हुआ, H+ का जो सांद्रता है 1/100 से 1/10 रहा, बताइए कितना गुना हो रहा है। तो 1/100 में क्या गुना करेंगे, 1/10 है, तो इसमें 10 गुना किया, 10 से गुना, लेकिन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जब हम इंटू 10 करेंगे तब क्या आएगा, सही गलत देखिए तो इसका मतलब स्पष्ट ये है, H+ की सांद्रता कितना गुना हो रहा है, 10 गुना, कितना गुना हो रहा है, 10 गुना। अब देखिए सवाल क्या दिया है, अब ऐसे सवाल पढ़ सकते हैं, H+ की सांद्रता 10 गुना करने पर, 10 गुना करने पर अभिक्रिया की दर हो रही है 100 गुना, कितना गुना हो रहा है, 100 गुना। तो कोटि क्या होगा बताइए, इसको कर रहे हैं 10 गुना तो हई हो रहा है 100 गुना, तो जब इसको 10 कर रहे थे n क्या लेंगे कहीं 100 गुना होगा, यहाँ पर n 2 रहे तब ना 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, यानी यहाँ n का मान होगा 2, क्या होगा 2। फिर देखिए ये वाला 10 गुना, यदि यहाँ पर 1 रहता ना तो जब H+ 10 गुना तो हई 10 गुना होता है, परंतु इसके 10 गुना होने से हई हो रहा है 100 गुना, तो 100 गुना कब होगा, जब 10 का स्क्वायर रहेगा तब होगा, यानी यहाँ इसका 42 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग, अच्छा वेग दिया है k(a)2 b। ओके, अभिक्रिया एक कोटि क्या होगी, एकदम आसान सवाल है। कोटि क्या होता है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 1 कितना होगा, 3, 3 यानी ऑप्शन होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर H2 + Cl2 सूर्य के प्रकाश में क्या बनाता है, Cl बनाता है। कैसी कोटि है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु है। ऑप्शन नंबर ए, वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, सही बात ना, ना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/k, यानी वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है, विधि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ऐसे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टिक करेंगे। क्यों, इसमें कोई प्रारंभिक सांद्रता है नहीं ना, है, ये बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया था, यानी ये वाला दिया है, दिख रहा है ना। तो बोल रहे ए के सांद्रता को स्थिर रखकर, यानी ए के सांद्रता में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, बी का सांद्रता 3 गुना, कितना गुना कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि वेग क्या हो, सिंपल है, जब इसको 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी वेग 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। ओके चलिए चलते वाले क्वेश्चन पे। किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण ये है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो कोटि के लिए क्या करते हैं, सांद्रता के घातांक को जोड़ते हैं। यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो 2 2 क्या होगा 4 ना, सॉरी 2 नहीं दिया ना, यहाँ पर 1/2 दिया है, यहाँ पर 1/2 दिया है, ध्यान देंगे। यहाँ 1/2 यहाँ 1/2, तो जोड़े तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा 1 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। ओके चलिए चलते वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया a प्लस बी से c बन रहा है, क्या बन रहा है c बन रहा है। तो बोल रहा है कि दर क्या होगा, शून्य कोटि अभिक्रिया है, यानी घातांक का पावर 0 होने, जोड़ने पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 + 0 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। बोले किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का इकाई समान होती है। सिंपल है, आप सोचिए, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर के पावर n। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक समान है। दोनों का मात्रक समान कब होगा, जब ये वाला टर्म नहीं रहेगा। तो टर्म कब नहीं रहेगा, जब इसका मान 1 होगा। एक मान कब होगा, जब n का मान 0, क्या होगा 0। अब किसी भी चीज का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, यानी शून्य कोटि। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और वेग दोनों का मात्रक सेम होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन शून्य कोटि अभिक्रिया को दिखाता है। अब यहाँ दिया कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ दिया समय। तो कॉन्सेंट्रेशन और समय के बीच ग्राफ बताना है, कौन शून्य कोटि अभिक्रिया को दिखाता है। ठीक है चलिए देखते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन और समय के बीच रिलेशन पता होना चाहिए। तो याद कीजिए लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर पढ़े चलो नहीं, बहुत तरीका लिख दिया। चलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज क्या होता है, माइनस के टी प्लस आर नोट। क्या होता है, माइनस के टी प्लस आर नोट। हाँ सही है, माइनस के टी प्लस आर नोट। अब बताइए इसके बीच जो ग्राफ खींचेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा। आप ग्राफ बना सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से भी सोच सकते हैं। कैसे, देखिए, तो ये बोला समय बढ़ेगा लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। बोला समय बढ़ने से सांद्रता बढ़ेगी, ये तो गलत है भाई, समय बढ़ने से सांद्रता घटती है ना। इसमें देखिए, तो समय बढ़ रहा है सांद्रता घट रही है, वो भी एक रैखिक रूप से घट रहा है, क्योंकि क्या है, लीनियर इक्वेशन का ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। देखिए तो ग्राफ ऐसा आएगा। अब इसे ग्राफ बनाइए तो सही आएगा, बनाकर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे, ये तो होगा नहीं। ओके अगला क्वेश्चन लिखते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ। तो टी हाफ क्या होता है, तो पढ़ लो ना। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है शून्य कोटि का, होता है आर नॉट बाई 2 के, आर नॉट बाई 2 के। तो टी हाफ क्या है, आर नॉट के समानुपाती, यानी कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, तो ए टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, क्या होता है 0.693 बाई के, यानी ऑप्शन 0.693, सही ऑप्शन नंबर बी। क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। ओके ऑप्शन ने दिया है CH3COO CH3H2। तो याद कीजिए एस्टर का, एस्टर ही नहीं, हाँ ठीक है, एस्टर का जल अपघटन छतम प्रथम कोटि अभिक्रिया पढ़े नहीं पढ़ते, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ओके यहाँ पे एस्टर का NaOH के साथ अपघटन, यानी NaOH के साथ अभिक्रिया दिया है। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन, ये भी प्रथम कोटि होता है, ये भी प्रथम कोटि होता है। जब ACD प्रथम कोटि है तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्रथम कोटि नहीं है, ये वाला प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है। तो बोला गया कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं, इसकी कोटि 2 होता है। कितना होता है, या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। इसकी कोटि कितनी होती है, 2 होता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ओ यानी खत्म हुआ। तो इस तरह क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के जितने ऑब्जेक्टिव हो गए तो बिहार में पूछा है वो सब डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित कितना होता है, भौतिक अधिशोषण ध्यान देंगे कितना होता है 20 किलो जूल पर मोल से 40 किलो जूल पर मोल। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, कितनी परत होती है, 1 होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है कैसा है, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक, अच्छा अवशोषण यहाँ पर अधिशोषण क्या होना चाहिए था, अधिशोषण होना चाहिए, ठीक है। और सबसे अधिक होता है तो किसका इसमें सबसे अधिक होगा, तो वह जो आसानी से द्रवित हो सके। ओके तो ऑप्शन ने दिया CO, बी दिया है NH3, सी दिया NCl3, ऑप्शन नंबर डी दिया H2, इसमें होगा NH3, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक कर। यदि यहाँ पर किसी ऑप्शन में दिखाया तो SO2, तो SO2 टिक कर। क्योंकि SO2 का क्या होता है NH3 से भी अधिक होता है।
SO2 का अधिक होता है उससे कम होता है, NH3 उससे कम होता है, HCl उससे कम होता है, CO2, ये चलते रहता है। ठीक है, एन ऑप्शन इसमें क्या होगा, बी, तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब इसे ट्राई कर लीजिएगा, हालांकि अब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन नहीं आते, बट कम से कम इसमें स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, लोग समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्या दिया, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, सही बात हम लोग पढ़े, उत्क्रमणीय होता है। यदि रासायनिक अधिशोषण भी उत्क्रमणीय तो गलत है, यानी पहले का स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अभी कुछ देर पहले एक सवाल आया था, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, भौतिक उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, बाकी आप देखकर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण की दर। रासायनिक अधिशोषण की दर, ऑप्शन ए ताप बढ़ने से घटती है, बी दाब पर निर्भर नहीं करती है, सी एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है, सी दाब बढ़ने से बढ़ती है। तो जी बिल्कुल, दाब बढ़ने से बढ़ती है, यहाँ पर ताप नहीं, यहाँ पर दाब, क्या लिखा है, दाब। दाब बढ़ने से घटती है, यहाँ पर बोला है दाब बढ़ने से बढ़ती है। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो अधिक अधिशोषण होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा और निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा। इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक किसका होगा, अमोनिया का होगा। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, डी, तो डी आ गया। अगला क्वेश्चन देते हैं, फ्रेंडली के अनुसार समताप के अनुसार, अच्छा फ्रेंडलिप के अधिशोषण समताप के अनुसार क्या होता है। तो फ्रेंडलिप समतापी वक्र पढ़े थे, तो उसमें फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, x/m kp के पावर 1/n। एन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर अभिक्रिया वेग को कम करता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है या घटाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टी करेंगे। अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, यानी बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पर या क्या होना चाहिए था, यहाँ पर या बढ़ाता है या घटाता है। ओके, धनात्मक उत्प्रेरक बढ़ाता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, घटाता है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, ऑप्शन ए उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, बी प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, सी साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है, यानी सक्रिय ऊर्जा क्या करता है, कम करता है। इससे क्या होता है, साम्यावस्था जल्दी प्राप्त हो जाता है, यानी समय कम करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टी कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, पायस, निलंबन, विलयन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा पायस, इसे इमल्सन भी बोलते हैं। दूध कैसा पायस होता है, जल में तेल पायस या तेल में जल पायस, तो जल में तेल पायस होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कोलाइड में पाया जाता है। ऑप्शन दिया विलयन, तो विलयन में नहीं होगा। बी दिया अवक्षेप, सी दिया सॉल, तो सॉल एक तरह से क्या होता है, कोलाइड होता है, ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, सी, सी आ गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव नहीं पाया, तो ऑप्शन दिया चीनी के घोल, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा चीनी के घोल, क्योंकि वो चीनी का घोल क्या है, विलयन होता है। अब विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होता है, कोलाइड में होता है। बी दिया सोने का कोलाइडी घोल, सी दिया है सस्पेंशन, इमल्सन। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, तीनों के तीनों क्या है, कोलाइड है, बट ए जो है ना ये विलयन है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, FeOH3 सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो FeOH3 अवक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। ऑप्शन ने दिया है, लायोफिलिक माने क्या हो, द्रव से नहीं, दूध, बी दिया है गोंद, सी दिया है कुहासा, डी दिया है रक्त। अब बता दें, इसमें दूध भी लायोफिलिक है, गोंद भी है, रक्त भी है, तीनों के तीनों लायोफिलिक है, तो तीन तो ऑप्शन होगा नहीं। यदि यहाँ बोला था कौन लायोफिलिक नहीं, तो कुहासा टिक करते, बट लायोफिलिक दे। तो अब आपको देखना है तीनों में सबसे अधिक लायोफिलिक गुण किसमें होगा, तो सबसे किसमें होता है, गोंद में होता है। सबसे अधिक चिपचिपाहट किसमें होता है, गोंद में होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टिक कर देंगे। करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके, हालांकि दूध और रक्त भी क्या है, लायोफिलिक है, लेकिन दूध, रक्त, गोंद, इन तीनों में सबसे अधिक लायोफिलिक कौन है, ऑप्शन नंबर बी यानी गोंद है, तो गोंद टिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो कौन नहीं, देखे तो दूध, गोंद, रक्त है, कौन नहीं, कुहासा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी, सी आ गया। पहला क्वेश्चन, कोलाइडी कोणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है। अब तो हम लोग पढ़ते थे 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर। ओके, बट ऑप्शन में दिया, ऑप्शन सभी ऑप्शन में दिया सेंटीमीटर, क्या दिया सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं, तो मीटर से सेंटीमीटर लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं लोग। जब इसमें 100 यानी क्या हुआ, 10⁻², यानी दोनों में क्या करेंगे, 10⁻² से गुणा करेंगे, तो कितना है 10⁻² और -9 -7, इतना सेंटीमीटर से 10⁻⁷ और 2 -5, तो 10⁻⁷ से -5, -7 से ऑप्शन में -5 से -7, ऑप्शन टी करेंगे, सी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है पेप्टिकरण विधि, स्कंदन सी दिया है अपोहन, तो ऑप्शन नंबर सी होगा अपोहन द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है दूध है, तो दूध क्या है? जल में परिक्षेपित वसा, वसा में परिक्षेपित जल, तो दूध में क्या होता है? जल की मात्रा ज्यादा होती है, जल में परिक्षेपित वसा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, से ए टिक कर दोगे। ओके, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ओके, चलिए तो इस तरह कर क्या होता है, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट से लेकर सरफेस केमिस्ट्री तक का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड अभी तक एग्जाम पूछा है सब कंप्लीट होता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।